एक क्वेश्चन पूछना है आपको एग्जाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन का जवाब तो इनके पास होना ही चाहिए, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरपीसी एंड बीएनएसएस। मतलब कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो 1973 जो हम फॉलो कर रहे थे उसमें, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो गाइस, जब तक कोई चीज सही चल रही होती है ना, तब तक हम उसको बदलते नहीं है। ठीक है, आपका फोन हो, आपका फ्रिज हो, ठीक है, देर इज ओनली two reasons that you kind of change things, right? एक तो पहले ये होगा कि वो फोन चलना बंद हो गया, ठीक है, और आपको फोन की जरूरत है, तो आप बिना फोन के रह नहीं सकते, तो आपने नया फोन खरीद लिया। और दूसरा ये हो सकता है कि वो फोन आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, मतलब क्या हो गया है कि फोन तो ठीक है, चल भी रहा है, लेकिन जो नए फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, कोई दूसरा ऐप हो गया, या मेमोरी हो गई, या कुछ भी ऐसा है, वो उसमें अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से आप अपना फोन बदल रहे हो। ठीक है, सिमिलरली देखो, अगेन आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी मैं एग्जांपल्स देती हूँ, या वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन, आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन अ लेम टर्म्स। मतलब अगर कोई लॉ के बैकग्राउंड से भी ना हो तो उनको भी समझ में आए, ऐसी एक्झाम्पल्स, अशी उदाहरणं मी देण्याचा प्रयत्न करते, राइट? तो इसीलिए मैंने ये फोन का एकदम लेम एग्जाम्पल दिया। तो सिमिलरली जो बीएनएसएस आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें ऐसे कोई चीजें होंगी। ठीक है, देखो अब ये तो हम नहीं बोल सकते कि पुराना वाला काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सीआरपीसी तो चल ही रहा था, उसमें अमेंडमेंट भी हो रहे थे, तो सब सही था। तो सेकंड वाला जो चीज है वो इसमें फिट बैठ जाता है, क्या कि कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट हो रही थी, जो डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी बन गया था। ठीक है, और इसी वजह से हमने उसको चेंज करके हम उसको लेके आ गए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एंड सो माय नेम इज डॉक्टर सोनल जॉन, और मैं रेस्पेर एकेडमी में सेशंस लेती हूँ। रेस्पेर एकेडमी, जिनको नहीं पता है, ये एक एकेडमी है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। जो स्टूडेंट्स एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लीगल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, उनके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को समझाते हैं। And today we are going to talk more about semester 5 new subject, new topic, that is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। So let's say क्या है ये बीएनएसएस? ठीक है, so BNSS is a new procedural law that replaces the criminal procedure code CRPC of 1973। अगेन ये समझो गाइस कि ये, अगर तुम्हें 12 मार्क के लिए या 13 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, कि बीएनएसएस क्या है और वो सीआरपीसी से कैसे डिफरेंट है, तो आज का सेशन उसी आंसर को कवर करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट आया है, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव of BNSS was to, the aim is to streamline and the procedural aspects of criminal justice, ensuring swift, transient, and accessible justice with a focus on the protection of citizens' right। ठीक है, बहुत ही अगर इसको इस तोड़ के अगर हम बोले, तो जो सिटीजन्स है, नागरिक, ओके, तो नागरिकांचे हक्क, ठीक है, जो सिटीजन्स के राइट्स है, तो इनको प्रोटेक्ट करके, इनको कैसे हम इनका इनके राइट्स के लिए क्या हम ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स डेवलप करने थे। ठीक है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है बीएनएसएस को डेवलप करने में। ओके, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, की फोकस एरिया मतलब क्या क्या चीजें थी जो हम एकदम ध्यान में रख रहे थे जब हम बीएनएसएस का सोच रहे थे। पहला, स्पीडिंग अप क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। किसी को याद है कि सबसे पहला जो पीआईएल फाइल हुआ था, ठीक है, जिसने देश में, इंडिया में स्पीडी ट्रायल की मांग की थी कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उस केस का नाम क्या है?
Does anyone remember? Which was the first case that brought about speedy trial uh, in India. It is also known as the first PIL of India, जिसमें 40,000 लोगों को छोड़ दिया गया था जो अपनी सजा का वेट कर रहे थे और उनका केस भी अभी तक सुनवाई में नहीं आ रहा था. What is the name of the case? जल्दी बताओ, क्या केस का नाम है? सुनील जी, हेबियस कॉर्पस केस नहीं. हेबियस कॉर्पस केस में उनको छोड़ा नहीं गया था, याद है? स्पीडी ट्रायल, फर्स्ट पीआईएल ऑफ इंडिया. वेरी गुड मयूरेश. हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है सुनील जी, एडीएम जबलपुर वाला केस वो नहीं था, वो अलग था. ठीक है, जो आप हेबियस कॉर्पस का केस बोल रहे हो ना, दैट इज एडी शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर. तो वो था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर दिया था कि सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था. तो उनको छुड़वाने के लिए जो केस किया गया था वो हेबियस कॉर्पस का केस था. वेर स्पीडी ट्रायल का जो केस मैं बोल रही हूँ ना, वो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जो फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इंडिया का. तो उसमें ये फाइल किया गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जेल में पड़े थे जिनका मतलब जिनकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी. ठीक है, उनका इतने केसेस पेंडिंग थे कि लोग सालों साल के जेल में अपने केस के लिए वेट कर रहे थे. तो स्पीडी ट्रायल की मांग की थी हुसैनारा खातून के केस में, लेकिन वो सिविल केस था. ठीक है, अगर क्रिमिनल केस में मैं बोलूं कि स्पीडी ट्रायल का पहला केस कौन सा था, किसी को याद है? किसने ये बोला था कि यार लोग तो क्राइम करके बच जाते हैं या सालों साल तक उनके केसेस चलते रहते हैं, स्पेशली रेप का केस जो होता है, तो सालों साल ये चलता रहता है और बाद में उनका नंबर तब आता है जब तक कि रेप का विक्टिम जो है वो ऑलरेडी मर चुका होता है. ठीक है, तो इसलिए उसमें स्पीडी ट्रायल की जरूरत है कि तुरंत ज्यादा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी उसकी सुनवाई हो और फैसला दिया जा सके, ताकि criminal कि crime never pays. So which was the case which called for speedy trial in a criminal scenario में, किसी को याद है? सबसे पहले पूरे इंडिया में बहुत उसका ये हुआ था, सब लोग मोर्चा लेके बाहर आए थे, पूरे इंडिया ने उस पे ये किया था कि नहीं, इस पे तो स्पीडी ट्रायल ही होना चाहिए, ये लोग नहीं रुकेंगे, मतलब ये बहुत सालों तक ये केस नहीं चलेगा, हमें बहुत जल्दी न्याय चाहिए इसके केस में. कौन सा केस था वो सबसे फर्स्ट वाला स्पीडी ट्रायल जिसकी मांग की थी क्रिमिनल में? निर्भया. वेरी गुड सर, निर्भया था. वेरी गुड. ठीक है, निर्भया का केस. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्पीडी ट्रायल का केस था जिसमें स्पीडी ट्रायल ये वर्ड आया था कि जल्दी जल्दी ट्रायल करा दो लोगों को, मतलब अंदर जेल में सड़ते ना रहे, ये हुसैनारा खातून का केस था जो फर्स्ट पीआईएल था. लेकिन जो स्पीडी ट्रायल की मांग की गई थी कि क्रिमिनल केसेस में, स्पेशली ये अब्यूजल केस में, आप जल्दी जल्दी स्पीड करो और न्याय लेके आओ, ये निर्भया का केस था 2012 का. वेरी नाइस. तो की फोकस एरिया क्या थे? पहला, स्पीडिंग अप क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेसेस. दूसरा, एनहांस प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम. एंड तीसरा, जो भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आओ. ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो कि ये हमारे की फोकसेस क्यों थे. ठीक है, कि ये तीन चीजें, बिकॉज हमने देखा था, जैसे हमने बोला कि सीआरपीसी में उसके उतने प्रोविजंस नहीं थे प्रोविजंस, लेकिन इतने इम्प्रूव्ड प्रोविजन नहीं थे. ठीक है, सीआरपीसी 1973 का था. हमने अभी शशिकला जी ने बोला कि निर्भया का केस जो 2012 में हुआ, जिसने बोला कि नहीं, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए. ठीक है, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है उसका प्रोसेस जो है ना, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि किसको याद है कौन सा वो केस है जिसमें बताया था कि अरेस्ट कैसे होना चाहिए और अरेस्ट के गाइडलाइंस कैसे होने चाहिए? ये कौन से केस में बताया गया था? मैम डीके बासु. वेरी गुड. डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है,
कोशिश करना पूरा नाम अगर याद रह सके तो, ईयर वगैरह और साइटेशंस तो याद नहीं रहते, बट पूरा नाम अगर याद रख सको दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग राइट। ये सब कुछ जब केसेस होता है तब कुछ हमारे आंखें खुलती है और बोलती है कि यार नहीं नहीं भाई, थोड़ा चेंजेस लाने चाहिए राइट, ये चेंज है वो चेंज है। तो ये मोस्टली जो की फोकसेस एरिया है यही है क्या, फौजदारी न्याय प्रक्रिया यांना गती देण्यासाठी, गती मतलब स्पीड, पीड़ितां विक्टिम जो पीड़ित है, ठीक है, उनको जल्दी से मतलब उनको प्रोटेक्शन मिले। एंड थर्ड इज जो ट्रायल है या प्रोटेक्शन पास एंड खटलैत, ठीक है, यू हैव गुड काइंड ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो प्रक्रिया है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। व्हाई वाज बीएनएसएस इंट्रोड्यूस, तो किसी का माइक ऑन है, Just keep it mute for now. आई नो सुबह सुबह का टाइम होगा, ऑफिस जाना होगा, एंड एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इट्स जस्ट दैट मैंने देखा कि बहुत स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं रेगुलर क्लास में, तो आई थॉट कि एक इंट्रोडक्शन का क्लास अगर मैं ले सकती हूँ to boost your thing up to start reading this, because you know most of the time अभी सुबह के क्लासेस होना शुरू हो जाएंगे, because एग्जाम में सिर्फ अभी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीना ही बचा है। ठीक है, सो वाई वॉज बीएनएसएस इंट्रोड्यूस्ड, तो जैसे कि फोटो में देखो जैसे समझ में आएगा, एक बच्चा जो है वो बच्चा बड़ा होते 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 बड़ा हो जाता है राइट। तो एवरी टाइम जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो, अडाप्ट कर रहे हो, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं राइट आप में, और उस हिसाब से आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली जो जो हमारे लॉज हैं, ठीक है, तो कुछ नए नई चीजें जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो जाती है, जैसे कि डिजिटल एज में आ रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गया है तो साइबर क्राइम भी आ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गया है तो पेटेंट भी आ गया है, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गए हैं, ठीक है। विक्टिम के दूसरे आज लाइक यू नो 2005 में हमने देखा, 2008 से, कि हिंदू राइट्स में फीमेल्स को भी प्रॉपर्टी में राइट्स देना शुरू हो गया। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें यू नो लाइक क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो रही है, यू नो सोशल नॉर्म चेंज हो रहा है। पहले लाइक यू नो फीमेल्स ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, अभी फीमेल्स बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो यू नो जो वर्क प्लेस हरेसमेंट है वो काइंड ऑफ लाइक उस वो भी उनको फेस करना पड़ रहा है, तो उसके भी गाइडलाइंस आ रहे हैं। किसी को याद है वो केस कौन सा था जिसने वर्क प्लेस हरेसमेंट के गाइडलाइंस बताए थे कि यू नो कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। विशाखा कौन सा वाला? विशाखा विशाखा, वेरी विशाखा गुड, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। गाइज ये आपके लॉ करियर में सारे लैंडमार्क केसेस है, ठीक है, इसीलिए आपको ये फर्स्ट ईयर में सिखाए जाते हैं ताकि आप जिंदगी भर इनको याद रखो। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे केसेस आए होंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो दिए जाते हैं ना, तो गाइडलाइंस देने वाले केसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेरी नाइस श्रद्धा जी। सो सीआरपीसी वाज इनेक्टेड इन 1973 बेस्ड ऑन द कॉलोनियल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो सीआरपीसी जो सबसे पहला बनाया गया था वो 1862 में बनाया था, जब आईपीसी भी बनाया था, तो उसी ने वो टॉमस मैक्यूले ने ही दोनों का ड्राफ्ट बनाया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अमेंडमेंट करते 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 चेंज होके जो नया वाला हम फॉलो कर रहे थे वो 73 वाला था, जिसको अभी बदल के, ठीक है, लेकिन वो 73 वाले में भी ब्रिटिश का बहुत मतलब कॉलोनियल एरा का बहुत सारा डेटा मौजूद था, तो इसको चेंज करना जरूरी था। टेक्नोलॉजी आ गए थे, सोशल नॉर्म्स आ गया था, साइबर क्राइम हो रहा था, टेररिज्म हो रहा था। देखो उस टाइम पे तो ब्रिटिश के टाइम पे तो टेररिज्म कुछ था नहीं, ठीक है, जो बगावत करते थे वो हमारे ही लोग होते थे, यू नो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो ही उनके लिए टेररिस्ट थे। लेकिन आज हम उनसे ये नहीं करते, लेकिन आज ये टेररिज्म आ गया है, तो इसको फाइट करना लाइक यू नो जब एक टेररिस्ट को तुम पकड़ते हो, ठीक है, तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, क्या चीजें होंगी, ये भी सारी चीजें हमें जानना जरूरी था, और सीआरपीसी वाज नॉट इक्विप्ड फॉर दैट। ठीक है, बीएनएसएस में जैसे जैसे आपके क्लासेस होंगे आप देखोगे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड, विक्टिम प्रोटेक्शन से रिलेटेड, टेररिस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई है नई, जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, तो ये चेंज इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था।
गोल्स क्या है बीएनएसएस के? देखो, की फोकस मतलब क्या, कहाँ पे हमें ध्यान देना। तो हमने देखा था 3 चीजों पे हम ध्यान दे रहे थे। एक, कि हमें स्पीडी ट्रायल लेके आना है क्रिमिनल जस्टिस में। दूसरा, कि हमें से फॉर एग्जांपल विक्टिम प्रोटेक्शन देना है। तीसरा, जो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल हो रहे हैं उसका प्रोसेसेस को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, ये हमारा की फोकस था जब हम बीएनएसएस बना रहे थे। मतलब की फोकस का मतलब क्या है, कि वो लोग क्या सोच रहे थे, कि मतलब ये ड्राफ्ट बनाना है, ये लॉज बनाने हैं, तो क्या सोच के उन्होंने बनाना शुरू किया। गोल्स क्या है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो पहला, वो अचीव करना चाहते हैं कि आपके जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, ठीक है, वो बैलेंस्ड हो सके। ठीक है। तो बेसिकली कैसा है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि लॉ में बहुत ही फेमस कोट है कि हजारों गुनेगार अगर बच जाए तो चलेगा, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स और ये फ्रेज यूनिवर्सल है लॉ में, कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट। तो इसीलिए कुछ राइट्स जो अक्यूज्ड के हैं वो भी प्रोटेक्ट करना जरूरी था। राइट, जैसे कि आप अपने लॉयर को बुला सको, राइट, जो जैसे कि आप अपने रिश्तेदार को कॉल करके बता सको कि कि आपको पकड़ा गया है। राइट, जैसे कि अगर आपका इंटोरोगेशन हो रहा है तो लॉयर वहां पे मौजूद हो। राइट, जैसे कि आप अपना मेडिकल करा सको। राइट्स कि आपको 24 अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाना हो। राइट्स कि आपको लाइक कस्टडी में मारा पीटा ना जाए। ये सारे राइट जो है वो अक्यूज्ड के भी होंगे, राइट। ऑल्दो देखो, अगेन इट इज ऑन द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसलिए हम उसको अक्यूज्ड बोलते हैं। ठीक है, हम उसको क्रिमिनल या गिल्टी नहीं बोलते, कि अक्यूज हुए उस पर सिर्फ आपको शक है कि इसने ये किया है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। तो ऐसे केस में उसके जो राइट्स है, उस हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते, राइट। लाइक खुला छोड़ दिया तो पता चला कि हाँ वो और 4 मर्डर करते घूम रहा है। ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना है कि जिसमें ना सिटीजन्स के राइट को कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, और साथ ही साथ जो अक्यूज्ड है उसको भी ज्यादा टॉर्चर ना किया जाए, उसके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ये एक गोल था मन में। दूसरा गोल क्या था, कि हमने हमेशा सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये पहले से ये डायलॉग भी बहुत कॉमन है। ठीक है, सनी देओल का फेमस डायलॉग है दामिनी मूवी का। तो कहाँ से आया ये डायलॉग? बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि कोर्ट में केसेस बहुत टाइम तक डिले होते रहते हैं। क्यों? प्रोसीजर ठीक तरह से पता नहीं है, कैसे करना है पता नहीं है, प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन नहीं है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है। तो सेकंड गोल यही था कि प्रोसीजरल की वजह से जो डिले हो रहे हैं उनको कम करो, ताकि हम क्या कर सके, जो जस्टिस है, न्याय है, उसको हम स्विफ्टली मतलब जल्दी दे सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड गोल था। थर्ड गोल क्या है, कि जो भी डिजिटल टूल्स है, ठीक है, तो जो भी जो भी जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आजकल हमारे जो कोर्ट के केसेस हैं, ठीक है, वो मोस्टली लाइक टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो एक ये भी था कि बीएनएसएस में जो प्रोसीजर्स है, ठीक है, उसमें जो डिजिटल एविडेंस है, ठीक है, और डिजिटल टूल्स है, उसके एम्फोसिस को हमें बढ़ाना था। ठीक है, कि जो भी डिजिटल, देखो वहां पे लिखा है गुन्हेगारी प्रक्रियेत डिजिटल साधनाची वापर करण्यावर भार द्या। ठीक है, तो जितना भी डिजिटल हम यूज कर सके उतना हम उसको यूज करने के, तो ये हमारे गोल थे। ठीक है, तो बीएनएसएस चे ध्येय। अब सबसे इम्पोर्टेंट, राइट, वापस मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है वो बेसिकली आपका वो 13 मार्क का क्वेश्चन को एड्रेस करता है, जो आपको पूछता है कि बीएनएसएस क्या है, और वो सीआरपी उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वो सीआरपीसी से अलग कैसे है। तो ये जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको 5-6 पेजेस लिखने होंगे, एंड दिस इज वेयर इट विल कम इन टू प्लेस। सो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट राइटिंग सेइंग कि हाँ ये सीआरपी से ऐसा सब ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको पहले बीएनएसएस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को किसी से मिलाते हैं तो आप पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, बेटी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, राइट। और बाद में फिर कंपेयर करते हो कि मतलब मेरा दूसरा बच्चा भी है और वो अलग है, ये अलग है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसे ही
तो पहले हम बीएनएसएस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद विल सी कि कैसे डिफरेंस ज्यादा हो रहा था। तो बीएनएसएस के 5 मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जो उसको सीआरपीसी से अलग करते हैं। ठीक है, पहला फीचर, इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी, जैसे मैंने बोला, डिजिटल एविडेंस या डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल के लिए, या EFIR, ठीक है, ट्रैकिंग करना डिजिटल सिस्टम में केस का, ये सारा सीआरपीसी में नहीं था। तो हमने टेक्नोलॉजी के को यूज करके क्या हम ज्यादा उसको मतलब फायदा कर सकते हैं, तो उसको हमने इसमें डाला। ठीक है, तो डिजिटल रिकॉर्डिंग करना, EFIR करना, ये सारा सीआरपीसी में था नहीं। तो इसके वजह से ये बीएनएसएस सीआरपीसी से अलग होता है कि ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इन इन सच एरियाज। दूसरा, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। जैसे हमने बोला कि पहले जो सीआरपीसी था वो मोस्टली सिर्फ प्रोसीजर ज्यादा बताता था, वो विक्टिम के फेवर में या विक्टिम के लिए कोई प्रोटेक्शन या कोई कंपनसेशन का मांग नहीं करता था। जब डीके बासु का केस हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें वन ऑफ द इश्यूज ये नहीं थे कि सिर्फ गाइडलाइंस बनाने थे, ये भी इश्यू थे कि भाई अगर कोई बंदा मर जाता है कस्टडी में, ठीक है, तो ऐसे बंदे की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, राइट। तो विक्टिम के राइट्स, लाइक विक्टिम को कंपनसेशन मिलना, ठीक है, और इवन ट्रायल के दौरान उनको सपोर्ट मिलना, ये बीएनएसएस ने सीआरपीसी से एक्स्ट्रा जाके, मतलब एक्स्ट्रा करने की के लिए हमने यहाँ पे एक गोल रखा है। तीसरा, स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन। देखो, बेल तो आपको मिल सकती है, राइट। हमने कंपेयर किया था जब हमने सीआरपीसी का जो फर्स्ट सेशन भी लिया था, कि हमने बोला था कि एक ऑफेंस जो है 3 क्राइटेरिया में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल वो होता है जिसके लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं है, अगर उसको पकड़ना है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया। नॉन कॉग्निजेबल, जिसको एनसीबी बोलते हैं, वो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, उसके लिए आपको अगर किसी को पकड़ना है तो वारंट की जरूरत लगती है, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लगती है। देन यू द सेकंड क्राइटेरिया इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ऐसा कोई ऑफेंस जो जिसमें बेल मिल सकती है वो बेलेबल होता है, जैसे कि डिफेमेशन हो गया, या जैसे कि चोरी होगी, थेफ्ट हो गया, तो वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। एंड नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती है, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, इन ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। एंड लास्टली, यू हैव कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब मांडवली करके रफा दफा कर सकते हो, जैसे कि डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, पैसे दे दो और बोल दो कि चलो केस के बाहर हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल, जैसे कि तुमने अगर अगेन मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, रेप हो गया, तो इनको आप बाहर से सट मतलब पैसे देके केस खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात आती है, तो नॉन बेलेबल में भी आपने पढ़ा होगा और हमने एक बार डिस्कस भी किया था सीआरपीसी में, पिंक मूवी में भी इसका जिक्र था कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी चिल्ड्रन, विमेन, इनको सुविधा मिली है कि इनको बेल मिल सकती है इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाके परमिशन ले सकते हैं, राइट। तो ये सारी जो परमिशन आप लेते हो और इनको जो सुविधा मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जाके, ये सारा बीएनएसएस के थ्रू ही होता है। ठीक है, पहले सीआरपीसी था, अभी बीएनएसएस का था। इसमें ये डिफरेंस, तो बेल तो सीआरपीसी में भी था एंड बेल का प्रोविजन बीएनएसएस में भी है, लेकिन बीएनएसएस में उन्होंने कुछ ऐसा डाला जो सीआरपीसी में नहीं था, और वो ये है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, ठीक है, या अगर कोई हीनियस क्राइम करता है, तो ऐसे बंदे को बेल की प्रोविजंस मोस्टली ग्रांट नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज वो बेल लेके वापस जाके वही काम करेगा। एक केस हमने देखा था, ठीक है, एक केस अगर आप लोगों को याद हो, जिस केस को बहुत ही वेल नोन एज, इसको बोला जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जिसमें हमने देखा था कि एक बंदा जो है वो अपनी बीवी का खून और बच्चे का खून करने के लिए जेल में गया था। फिर वो जब छूट के आया,
और बेल पे आया था या छूट के आया था एग्जैक्टली पता नहीं। तो वो आया, तो उसके दोस्त के घर पे वो रहा। तो दोस्त और दोस्त की बीवी जब शादी में गए थे, तो इस बंदे ने उस दोस्त के जो चारों बच्चे हैं उनको एक्स से लेके, एक्स मतलब वो जो कुराड़ होती है ना, तो उसको काट काट के। हाँ, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब में। हाँ, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब में। यस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोलते हैं, राइट। यही से हीनियस क्राइम का डिफिनेशन है। ठीक है, हीनियस क्राइम हम किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हीनियस क्राइम? तो कौन बोलेगा कि हीनियस क्राइम का मतलब क्या है? क्योंकि हीनियस क्राइम का डेफिनेशन यही से आता है, इसी केस से। तो ये केस वाज द लैंडमार्क। ठीक है, निर्भया का केस इज नॉट द लैंडमार्क ऑफ हीनियस क्राइम, इट इज वन ऑफ द हीनियस क्राइम। लेकिन ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो क्राइटेरिया है कि भाई अगर ऐसा क्राइम होता है और अगर हीनियस क्राइम होता है, तो ऐसे केस में तो हम डेथ पेनल्टी का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन में आता है। तो इसका क्राइटेरिया अलग होता है। देर आर 3 डिफरेंट क्राइटेरिया जिसपे ये बेस्ड होता है कि फिर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हीनियस क्राइम होता क्या है, इट इज समथिंग जो ऐसा सोचो कि ऐसा सुन के आपकी रूह कांप जाए कि यार ऐसा भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना, दरिंदगी की हद। ठीक है, अब मराठी में मुझे पता नहीं कि मराठी में उसको क्या बोलते हैं। लेट्स सी कि मराठी में उसका ट्रांसलेशन क्या आया है। अम, मराठी में क्या दिया है? पुनरा, सॉरी, समथिंग, दैट्स टू मच मराठी फॉर मी। तो दिस वन, ये गुन्हा, पुनरावृत्ती झालेल्या गुन्हेगारांना आणि दिस वन इज हिनियस, जय, जघन्य गुन्ह्यांच्या हाँ, प्रकरणात जघन्य, हाँ, तो एक्स्ट्रीम एक्सट्रीम, राइट। क्राइम। ठीक है, तो हीनियस इज लाइक जघन्य, राइट। जघन्य मतलब जैसे बोलते ना कि तू तू पापी नहीं। मेरी मॉम मॉम का डायलॉग है ये, तू पापी नहीं, तू जघन्य पापी है। ठीक है, तो मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि जो माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करता या माँ बाप को जो मारता है, वो सिर्फ पापी नहीं होता, वो जघन्य पापी होता है। ठीक है, उसको कहीं कहीं पे भी जगह नहीं मिलती है, ना ना स्वर्ग में ना नर्क में। तो वैसे ही ये हीनियस क्राइम होते हैं। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण अगर दे सके तो जैसे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ, निर्भया का केस हुआ, या अभी जो रिसेंटली यहाँ हुआ है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस, वो जो हॉस्पिटल में हुआ है, कोलकाता के हैं, कोलकाता, ममिता या कोलकाता, डॉक्टर ममिता या, आरजीकर मैम, आरजीकर। हाँ, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल। आरजेकर कॉलेज। हाँ, तो ये सारे हीनियस क्राइम के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अम, जहाँ पे जैसे कि मास मर्डर होता है, या इवन जैसे अजमाल का कसब को पकड़ा था, लाइक बॉम्बे का 2009 का जो अटैक्स हुए थे, तो ये सारे हीनियस क्राइम के इसमें आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो मतलब जो सुधरने के पर्याय है, बोलते हैं ना कि यार ये तो मतलब करता ही रहेगा। इसको कितना मतलब बोलते हैं ना कि क्या, एक फ्रेज है बहुत अच्छा हिंदी में, मराठी में मुझे याद नहीं है, लेकिन हिंदी में है कि कुत्ते की दुम है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज आप लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली दैट्स हाउ दिस रिपेंटेड ऑफेंडर्स आर, कि एक बार करते हैं यार, सुधरने का मौका दिया, सोचा कि सुधर के तुम एक अच्छे नागरिक बनोगे, बट नहीं, तुम्हें वापस वही करना था। एक बार बोलते हैं ना वो, एक बार गू खाने की आदत पड़ जाती है तो बंदा गू खाता ही रहता है। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसे प्रोवर्ब्स हैं। ये बहुत पुराने पुराने प्रोवर्ब्स हैं, आपके दादा नानी इनसे सुने होंगे कभी आप लोगों ने। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वाला क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिवलेस अरेस्ट। फ्रिवलेस अरेस्ट का मतलब क्या है कि कभी कभी पुलिस है ना, वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। ठीक है, वो अपना आर्बिट्रेरीनेस दिखा के बोलते हैं अच्छा किसी ने पैसे दे दिए पुलिस वालों को, या पुलिस वालों का खुन्नस है आपके ऊपर, तो आपको ऐसे ही पकड़ लिया। तो ये ना होने के लिए बीएनएसएस में प्रोविजंस डाले गए। एंड लास्टली, टाइम बाउंड ट्रायल। जैसे कि हमने बोला कि जो विमेन है, चिल्ड्रंस है, सीनियर सिटीजन्स है,
ठीक है, इनके रिगार्डिंग अगर फॉर एग्जांपल कोई भी केसेस होते हैं तो उनको स्पीडी ट्रायल किया जाए। ठीक है, तो ये बीएनएसएस के खास फीचर थे। वापस याद रखना, टेक्नोलॉजी, विक्टिम को प्रोटेक्शन देना, विक्टिम का सेंट्रिक अप्रोच रखना, रिपीटेड ऑफेंडर्स को बेल ना देना, फ्रिवलेस अरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन करना एंड ट्रायल्स को स्पीडी करना। हाँ सुनील जी बोलिए ना। मैम वो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। सेकेंड लास्ट वाला ये फ्रिवलेस अरेस्ट का। यस मैम। हाँ, फ्रिवलेस अरेस्ट का मतलब जैसे आर्बिटरी अरेस्ट ना, पुलिस वाले जो होते हैं कभी कभी लाइक यू नो दे हैव देयर डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना कि आपको उठा के लेके गए, आपको पता ही नहीं है क्यों अरेस्ट किया है। ठीक है, आपको यू नो जैसे एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, मैं भूल गई उसका नाम। उसका बेटा जो है वो पास्ट में जाता है और अक्षय कुमार को मतलब यू नो ट्रेन करता है। ऐसे ही कुछ तो मूवी थी। ठीक है, तो उसमें भी एक सीन दिखाया है जिसमें वो जो उसका बेटा है तो वो जाता है पुलिस वाले के पास और जो अक्षय कुमार का कॉम्पिटिटर होता है जो ऐश्वर्या राय को पाना चाहता है, तो पुलिस वाले को बोलता है कि एक काम कर, इसको 7 दिनों के लिए जेल में बंद करके रख। ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बंद कर दूंगा। तो जब वो उसको पकड़ता है, ठीक है, अक्षय कुमार का जो राइवल होता है उसको, और जेल में बंद करता है, तो वो पूछता है यार मैंने किया क्या है कि तुमने जेल में मुझे बंद कर रहे हो। तो वो उसको एक बहुत मतलब बहुत अच्छा डायलॉग मारता है कि लाइक ये भी मैं बताऊं, तू नहीं सोच सकता कि तूने क्या किया है। 7 दिन जेल में बैठा रहे और सोचते बैठ कि तूने क्या गलत किया है जिसके वजह से मैंने तुझे जेल में डाला है। तो दिस इज वन थिंग सुनील जी कि यहाँ पे मतलब ये आर्बिटरीनेस आ जाता है, राइट? कि इफ समवन कॅचेस यू, तुम्हाला कोणीतरी पकडलं, ठीक आहे, आणि पोलीसवाल्याने तुम्हाला घेऊन गेले आणि जेलमध्ये टाकलं आणि तुम्ही विचारलं की अरे मी काय केलंय, काय माझा गुन्हा काय आहे ते तरी सांगा. आणि अँड दे वर लाईक की अरे तू 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 विचार करत बस. ठीक आहे, इथे आतमध्ये बस आणि विचार करत बस की तुम्ही आयुष्यात काय केलंय ज्यामुळे तुम्हाला मी जेलमध्ये टाकलं. ठीक है, अगर ऐसा सोचने बैठ गए तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलेगा, राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हर एक पर्सन को। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि भाई उसको अगर पकड़ा जा रहा है, इफ ही इज बीन अरेस्टेड, त्यांचा गुन्हा काय आहे। ठीक है, अगर मतलब एक लेम टर्म में सोचो, किसी मतलब किसी के और के बारे में मत सोचो। अगर आपका बच्चा भी है, आप अपने बच्चे को रूम में बंद करके रखते हो और उसको खाना नहीं देते हो, तो क्या वो एक बार नहीं पूछेगा कि डैडी माझा माझा गुन्हा काय आहे या मी काय केलंय। ठीक है, क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे भूखे रख रहे हो, मुझे जेल में मतलब मुझे रूम में कैद करके रख रहे हो। तो जब एक बच्चे को ये पता है लाइक कि भाई अगर मेरे साथ कोई मुझे कोई पनिश कर रहा है, मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे ही तो कोई गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ किया होगा, राइट? जिसकी वजह से आई डिजर्व द पनिशमेंट दैट इज बिन गिवन टू मी। सो अरेस्ट इज लाइक अ पनिशमेंट। आपके जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जो आपका राइट है किसका, आपका पर्सनल लिबर्टी का, उसको कोई कन्फाइन कर रहा है। आपका आपका हक आपसे छीन रहा है, आपका पर्सनल लिबर्टी का हक आपसे छीन रहा है। तो ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, राइट? यू नो इट कैन नॉट बी डन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा था। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा एंड प्रैक्टिकली तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बोलते हैं ना कि इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको लाइक एक अच्छी जिंदगी बितानी है तो 3 लोग आपके दोस्त जरूर होने चाहिए। ठीक है, एक लॉयर, एक डॉक्टर और तीसरा पुलिस वाला। ठीक है, बिकॉज इनकी जरूरत हमेशा पड़ती है, राइट? और इसका भी मतलब इसका भी तोड़ आपने सुना होगा कि अगर ये तीनों में से कोई भी आपका मतलब अगर तीन दोस्त आप नहीं बना सकते हो तो फिर किसी पॉलिटिशियन को दोस्त बना लो, वो अकेला ही तीनों के बराबर है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज। बिकॉज नॉर्मली यही होता है कि पुलिस वालों को अगर आप फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, दे नो द
some things of law and उनको उनके powers पता होते हैं, कुछ discretionary power होते हैं, ठीक है। तो सुनील जी आपको याद होगा जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्क्रिशनरी पावर का यही बात बोली थी कि डिस्क्रिशनरी पावर कब आर्बिटरी पावर में बदल जाता है ये पता नहीं चलता, ठीक है। आपके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर थी कि आप इसको अरेस्ट करो या छोड़ दो, ठीक है। मतलब जैसे कि एनसी वाले केस में अगर फॉर एग्जांपल है कोई भी ऐसे केस है, अगर आपके पास ये पावर है कि या तो आप उसको अरेस्ट करें या तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन इस डिस्क्रिशनरी पावर को जस्ट बिकॉज आपके फायदे में कुछ हो रहा है, बायस में कुछ हो आ रहा है, तो आपने इस फायदे को अपने मतलब के लिए या अपने किसी जानकारी वालों के फायदे के लिए आपने इसको आर्बिटरीनेस में बदल दिया और आपने एक्चुअली उसको अरेस्ट किया बिना किसी प्रॉपर रीजन के। तो ये फ्रिवुलस अरेस्ट होते हैं, ठीक है। फ्रिवुलस अरेस्ट मतलब देखते हैं मराठी में उसका वर्ड क्या है, विरुद्ध सरसंघ फालतू अटक। देखो फ्रिवुलस मतलब फालतू। मैम इसमें सस्पिशियस कोई रहेगा तो भी उनको अरेस्ट करते वो भी आएगा, क्या अगर कोई सस्पिशियस लगता है। क्या करते सस्पिशियस है, कोई संशयित लग रहा है तो बाबा उसको भी पकड़ के लेके जाते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन सस्पिशियस देखो पर्सन। अगर सस्पिशियस लग रहा है ना तो सीआरपीसी या बीएनएसएस तुम्हें पहले बोलता है कि सबसे पहले तुम ये देखो कि जो ऑफेंस तुम्हें सस्पिशियस लग रहा है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो तुम बिना वारंट के उसको अटक कर सकते हो, तुम्हारा राइट है वो। लेकिन अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट के तुम उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकोगे। तो अगर तुम उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करते हो बिना वारंट के तो तुमने क्या कर दिया, फिर तुमने इसको फ्रिवलेस अरेस्ट कर दिया। जस्ट बिकॉज तुम जेलर हो, तुम किसी को अरेस्ट कर सकते हो, तुमने प्रोसीजर को ना फॉलो करके लॉ को ना फॉलो करके तुमने अरेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो चीजें हैं, देखो बीएनएसएस ये नहीं बोल रहा है कि हम पुलिस वालों से सारा ले लेंगे, सारी पावर ले लेंगे, नहीं। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि जो पावर तुम्हारे पास है वो तो रहेगी, हम सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये अगर करना है तो कैसे करना होगा, ताकि तुम भी क्लियर हो मैं भी क्लियर हूं, ठीक है। आज अगर मुझे पता है कि हाँ भाई ये चीजें शशिकला कर सकती है, ठीक है, ये चीज आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। क्योंकि अगर वो चीज आप करोगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर वो चीज से बाहर जाके आप कुछ करोगे तो मेरा फिर से आ जाता कि नहीं भाई शशिकला मैम आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों का जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली है क्या। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द लॉ प्रोटेक्टर एज वेल एज द सिटीजन्स बोथ टू नो द लॉ। दोनों को जब लॉ पता होगा ना तो कोई किसी का एडवांटेज नहीं ले पाएगा, ठीक है। मतलब जो मतलब उनको भी पता है कि लॉ क्या क्या है और आपको भी पता है, ताकि वो ना लॉ को सॉरी क्या था, सॉरी, इजंट इट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पुलिस? नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर सुनील जी अलग होता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब समझो, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि मेरी मर्जी है। मतलब कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें लॉ बनाने वाले जो पार्लियामेंट होते हैं उनको पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे हम नहीं होंगे, तो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने वो पावर दे के रखा है कि भाई आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर लगाओ और देखो कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जहां पे आपको करना ही करना है वहां पे आप डिस्क्रिशनरी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस वाले हो और आपके पास एक एफआईआर आती है कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है, अरमाइती जी आती है और बोलती है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और मैंने फलाना फलाना बंदे को मर्डर करते हुए देखा है, शी इज एन आई विटनेस। Guys, can you hear me?
गाइस आवाज आ रही है? ओके, सॉरी, कट हो गया था बीच में. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट जब आपको कोई चीज पता है कि ये चीज लाइक ये चीज करनी है, ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिशन नहीं आ जाता. ठीक है, जैसे कि हमने आईपीसी में देखा था कि जज के पास अगर डिस्क्रिशन होता है, डिस्क्रिशन का मतलब क्या है, जैसे 378 में हमने देखा था आईपीसी में कि थेफ्ट में अप टू 3 इयर्स की सजा मिल सकती है. तो जज चाहे तो 1 महीने की सजा दे सकता है, 6 महीने की दे सकता है, 12 महीने की दे सकता है, या 2 साल की दे सकता है. ये उसका डिस्क्रिशन है कि वो केस को सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा कि कितनी सजा देनी चाहिए. लेकिन वो 3 साल से ऊपर नहीं दे सकता, ये उसका लिमिटेशन है. सो सुनील जी, देर इज ऑलवेज दिस थिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी क्या होता है और लिमिटेशन कहाँ आ जाता है. एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आप किसी को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ये आपका लिमिटेशन है एज अ पुलिस इंस्पेक्टर. ठीक है, ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये आपका लिमिटेशन है. बिकॉज इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ही है वो है कि बिना वारंट के आप उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए. ठीक है, सो there's a difference between discretionary power and limitations. So हमेशा वही ये करना. बीएनएसएस जो है ना वो limitations की ज्यादा बात करता है. ठीक है, तो जो सीआरपीसी है या बीएनएसएस क्या है, ये लिमिटेशन की ज्यादा बात करते हैं कि पुलिस, अगर तुम पुलिस वाले भी हो, यू आर द लॉ प्रोटेक्टर. लॉ प्रोटेक्टर का मतलब क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना है लॉ को. ठीक है, तो बेसिकली बीएनएसएस इज अ लॉ. ये लॉ है, ये कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, सो इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ, ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द लॉ, हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ अ लॉ प्रोटेक्टर? तो फिर आप लॉ प्रोटेक्टर कैसे होगे? ठीक है, आपका जो औहदा है, ठीक है, हमने देखा था राइट, हमारे 3 पिलर्स होते हैं राइट, हमने देखे थे कि 3 पिलर्स क्या थे हमारे. पार्लियामेंट होता है जो लॉ मेकर्स होते हैं राइट, द लीगल, द लेजिस्लेचर. फिर हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनको चलाते हैं. एंड देन वी हैव द जुडिशरी, कि अगर किसी ने लॉ को तोड़ा, ठीक है, तो पनिशमेंट देने के लिए वहां पे खड़े होते हैं. ठीक है, तो पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड द पुलिस, दे ऑल कम अंडर द एग्जीक्यूटिव कैटेगरी. ठीक है, इनको ना ये लॉ बना सकते हैं, ना ये किसी को सजा दे सकते हैं. इनको सिर्फ जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको फॉलो करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, एंड बीएनएसएस इज वन ऑफ द लॉ. देर आर 7 चैप्टर्स जिसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ बीएनएसएस एंड सीआरपीसी. तो विल जस्ट सी द ओवरव्यू, जल्दी से हम ओवरव्यू देख लेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं इन दिस चैप्टर्स. सो द फर्स्ट थिंग इज स्कोप एंड एप्लीकेशन. सो ये पीपीटी में मैं चेंज कर दूंगी, ये लोगो उसके ऊपर आ गया. सो बेसिकली बीएनएसएस जो है, ठीक है, ये कुछ की टर्म्स को डिफाइन करता है, जैसे कि अक्यूज्ड कौन होगा, ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा, बेल क्या होती है. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट बीएनएसएस जो है इट विल अप्लाई टू ऑल ऑफेंसेस. एंड ये सारी चीजों को कवर करता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तो कैसे होगी, अरेस्ट होगा तो कैसे होगा, ट्रायल चलेगा तो कैसे चलेगा, अगर कोई अपील करता है तो वो अपील भी कैसे होगी. यू अंडरस्टैंड दिस, लाइक रिमेंबर अगेन, मैं वापस वापस हमेशा से ही बोलती हूँ कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, क्या डिफरेंस है, अगर किसी को याद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोलती हूँ कि से सपन जी कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ मुंबई, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई सपोज फॉर एग्जांपल. ठीक है, आई होप आप कभी बन जाओ. ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि उनके जो फंक्शंस है वो ये है, दे ही हैज टू मेक श्योर दैट मुंबई इज क्राइम फ्री सिटी, फिर वो सारे कोऑर्डिनेट करो सबके साथ. तो वो, तो ये डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, हाँ सुनील जी.
Ma'am, substantive laws defines our rights and liabilities, and even the definition and punishment. And the procedural laws defines how to achieve that. वेरी गुड। तो यही चीज होती है, जैसे कि आईपीसी अगर हम देखें जिसको बीएनएस बन गया है, तो दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। वो आपको बोलेगा अच्छा चोरी की है अप्रूव 3 साल की सजा, अच्छा मर्डर किया है अच्छा ये सजा, अच्छा लाइफ कल्पेबल होमिसाइड किया है ये सजा। तो बेसिकली आपको बताता है कि क्या है, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि क्या मिलेगा आपको, क्या कौन सी सजा होगी, लेकिन वो सजा कैसे दी जाएगी, ठीक है, या आपका ट्रायल कैसे चलेगा, वो सारा जो प्रोसीजर है वो बीएनएसएस बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई पोजीशन है, जैसे कि हमने जिस एज एन एग्जांपल ले लिया तो सपन जी का, तो अगर वो पोजीशन है आपकी तो दैट इज लाइक सब्सटैंटिव, कि वो आपकी पोजीशन है, वो तो कोई बदल नहीं सकता, वो है सो है, ठीक है। अब उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, जो चीजें आप करोगे या कैसे करोगे, ठीक है, तो वो चीजें प्रोसीजरल बताता है। सो बीएनएसएस इज अ प्रोसीजरल लॉ, याद रखना। इट गिव्स व्हाट इज अ न्यू एडिशन टू द डेफिनेशन। जो सीआरपीसी में तो ये सारी चीजें पहले से ही थी कि अक्यूज कौन होता है, बेल क्या होती है, ऑफिसर इंचार्ज क्या होता है। नया एडिशन हमने कौन से डाले हैं, हमने साइबर रिलेटेड क्राइम्स के डेफिनेशन डाले कि डिजिटल ऑफेंसेस क्या होते हैं, या डिजिटल एविडेंस क्या होगा, या ईएफआईआर का क्या होगा। तो ये कुछ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली साइबर क्राइम से, ये हमने डेफिनेशन सेक्शन में ऐड किया है, ठीक है। इट हैज स्ट्रीमलाइन द डेफिनेशन फॉर ऑफ प्रोसीजर एंड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो चैप्टर 1 ने क्लियरली डिफाइन किया है कि भाई कॉग्निजेबल ये एंड नॉन कॉग्निजेबल ये, ठीक है। अगर आप लोगों को समझा है तो एनीवन कैन टेल मी कि क्या डिफरेंस था, जो मैंने पहले भी बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, द मेन डिफरेंस, क्या मेन डिफरेंस है दोनों में। मुझे एग्जांपल नहीं चाहिए कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है, आई जस्ट नीड द डेफिनेशन। हाँ सुनील जी। Ma'am, will you please repeat where it is defined? Ki what is cognizable and what is non-cognizable? दैट इज इन योर चैप्टर 1 इन अंडर डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के अंडर आपको कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल सारा मिल जाएगा। बट मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, इफ यू गाइज रिमेम्बर, क्या था डिफरेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के बीच में, हु कैन से। चलो चलो कोई तो अटेम्प्ट करो, पता है सुबह सुबह का टाइम है, आँख खुली नहीं है। कॉग्निजेबल में अरेस्ट होता है, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दोनों में अरेस्ट कर सकते हैं श्रद्धा जी, ये पूरा प्रोसीजरल कोड अरेस्ट के लिए ही तो है सारा, दोनों में अरेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या है, अरेस्ट तो दोनों में करोगे तुम, अगर गुनाह किया है तो अरेस्ट करूंगी, अरेस्ट का होगा, बस डिफरेंस ये है। हाँ सुनील जी क्या डिफरेंस है बताओ चलो। Cognizable means to take into consideration without the permission of magistrate, and non-cognizable that the police needs the permission of magistrate to take into consideration. यस, तो ये जो परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट होता है ना, यही वारंट होता है, ठीक है, टू मेक इट लाइफ सिंपलर। जैसे आई हैव kept on repeating the same thing to you guys, it is same that cognizable offense is an offense where you do not need a warrant for arrest। किसी को पकड़ने के लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। whereas नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे अरेस्ट अगर मुझे करना है, कर तो मैं सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे करना है तो आई नीड अ वारंट फॉर इट, मुझे मैजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अरेस्ट नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, बट मुझे वारंट लगेगा। बिना वारंट के उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मैं उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि धमकी हो गई, किसी ने आपको धमकी दे दी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, 506 का केस बैठ गया, ठीक है। सो 503 506 में आ गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन का,
तो वो पुलिस लिख लेगी, ठीक है, वो एनसी बनाती है। एनसी का मतलब क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस यही बोलेगी कि मैंने लिख दिया है, एनसी बना दी है। अब अगर आपको चाहिए कि मैं जाके उसको अरेस्ट करूं, तो मैजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लेके आओ। मैं खुद तो नहीं कुछ कर सकता। और ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ठीक है, वो कर भी नहीं सकते। वो जैसे हमने बोला ना, जब लिमिटेशन आ जाती है तो लिमिटेशन के बाहर वो जा नहीं सकते। इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर, इट इज द लिमिटेशन, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल में यू कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। गुड। चलो, चैप्टर 2 में क्या डिफरेंस आया है? तो जो अरेस्ट के प्रोसीजर्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं फ्रॉम सीआरपीसी टू बीएनएसएस। सो बीएनएसएस मैंडेट्स स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर अरेस्ट टू अवॉइड आर्बिटरी डिटेंशन। तो किसी की मन मर्जी के हिसाब से कोई पकड़ ना सके, इस वजह से वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताता है कि अरेस्ट अगर करना है तो हाउ एन अरेस्ट मस्ट बी मेड, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, कौन से रीजंस वैलिड होंगे, इस सब के बारे में बीएनएसएस एकदम ज्यादा डिटेल में बताता है, जो सीआरपीसी में नहीं था। सिमिलरली एक और चीज, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने वारंट के बारे में बात की, तो डिजिटल वारंट भी क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन बीएनएसएस में आ गया, जो सीआरपीसी में नहीं था। और अगेन याद है, हमने ऑब्जेक्टिव में बोला था वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ अरेस्ट भी बीएनएसएस में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो रहा है गाइस। नाउ वी आर इवन कंपेयरिंग, तो हम कंपेयर कर रहे हैं अभी बीएनएसएस और सीआरपीसी के बीच में। तो पहले चैप्टर में हमने क्या बोला, क्या डिफरेंस आ गया? हमने कुछ डेफिनेशन, जैसे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन थे उसको ऐड किया है, प्लस हमने जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच में क्या क्लियर डिस्टिंक्शंस होते हैं उनको हमने स्पेसिफाई किया है। चैप्टर 2 में क्या डिफरेंसेस हैं? हमने अरेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया कि अरेस्ट को कैसे किया जाए, अरेस्ट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा रीजन से आप अरेस्ट कर सकते हो, डिजिटल वारंट क्या होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स क्या होती है, या ई वारंट क्या होता है, ठीक है। और ई वारंट कौन इशू करता है, कैसे इशू होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टोडियल अब्यूज हो रहा है, मतलब कस्टडी में लेके उसको मार 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 रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या वो अपने काउंसिल को बुला सकता है, कब बुला सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारे प्रोविजंस के बारे में बीएनएसएस ने चैप्टर 2 में डिटेल में बताया है, ठीक है, इन द पावर्स ऑफ पुलिस एंड अरेस्ट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए, सीआरपीसी में सारा नहीं था, मतलब था लेकिन इतने डिटेल में नहीं था, ठीक है, जितने डिटेल में और जितना प्रोसीजर को एकदम स्ट्रीमलाइन करके जितना बीएनएसएस ने इंट्रोड्यूस किया है। एक केस जो हमने ऑलरेडी फेमस पहले भी पढ़ा था, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में जैसे हमने देखा, इस केस में क्या किया है, इस केस में यू हैव बीन गिवन सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। अटकेमध्ये पारदर्शकता, क्या है वो पारदर्शकता। हाँ, कोई तो पढ़ लो यार, तुम लोग में से कोई मराठी हो, इतनी अच्छी मराठी है तुम्हारी, यू नो। स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, पढ़ने का काम आप लोग कर लो, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आप मराठी में पढ़ लो, तो सबका भला हो जाएगा, ठीक है। इतनी मराठी नहीं आती यार, मतलब मुझे बोलना आता है, लेकिन आ, ये थोड़ा हाई लेवल ऑफ मराठी हो जाती है मेरे लिए। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर, ठीक है, ये बताए गए थे, और बीएनएसएस ने इसको एक्सपांड किया है। याद रखना, 13 मार्क के क्वेश्चन में आपको केस लॉज लिखने हैं जितने हो सके उतने, एंड मेक लाइक इट्स गुड टू रिमेंबर दोज केस लॉज जो ऑलरेडी आपको आते हैं, ठीक है। डीके बासु का केस ऑलरेडी आपको पता है, राइट। तो नए केस लॉ सीखने से अच्छा है वो उनका जिक्र करो जो ऑलरेडी आपको आते हैं। चैप्टर 3 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स। तो चैप्टर 3 में क्या क्या डिफरेंसेस है जो बीएनएसएस ने इंट्रोड्यूस किए हैं? फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन में टाइमली एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब जल्दी जल्दी करो, ठीक है, स्पीडी करो, लेकिन जल्दी जल्दी करने में कोई गड़बड़ी ना करो, ठीक है। तो टाइम भी कम लो, ठीक है, लेकिन काम भी अच्छा करो, ठीक है। वो बोलते हैं ना कुछ 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 स्टोर्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं स्वस्त आणि मस्त, ठीक है। तो वैसे ही
ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, इनको चाहिए कि ये प्रोसेस जो होंगे वो जल्दी भी हो लेकिन एफिशिएंट हो। ऐसे नहीं कि हाँ जल्दी करने के टाइम पे हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, फेलिंग विच द केस में बी डिसमिस और रिफर टू द हायर अथॉरिटीज। अगर तुम नहीं कर पाए इतने टाइम पे, ठीक है, तो सुनील जी वो शाहरुख खान का डायलॉग क्या था वो चक दे में, यू नो, कितने मिनट है तुम्हारे पास, आज मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे खेलना है, ठीक है। कितने मिनट थे वो, यू नो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किसको याद है शाहरुख खान ने कितने मिनट दिए थे। फुटबॉल में कितने मिनट होते हैं, फुटबॉल और हॉकी में, फुटबॉल ही था ना, हॉकी था वो, फेमस डायलॉग है, किसी को याद नहीं है? ओके, मुझे याद है 70 मिनट, ठीक है। तो बोलते हैं ना 70 मिनट है तुम्हारे पास, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ही अगेन बैक टू योर क्वेश्चन सुनील जी, लिमिटेशंस दिए गए हैं, ठीक है, कि ये इतने लिमिटेशन है भाई, इतने टाइम दिया है तुम्हें, ठीक है, इतने टाइम में नहीं कोई बात नहीं, इतने टाइम में आपको क्या करना है, आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर नहीं किया ना तो हम ऊपर वाला हमें केस किसी और को दे देंगे, ठीक है। आपने मूवीज में सुना होगा बहुत बार, ठीक है, कि नॉर्मली वो किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि नो मैं इतना टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन नो अगर ये इतने टाइम में तूने केस सॉल्व नहीं किया तो केस उठा के मैं किसी और को दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। सेकेंड इज डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ एविडेंस एंड ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए ये हमने इंट्रोड्यूस करा दिया जो सीआरपीसी में नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ द अक्यूज राइट, तो हमने अक्यूज के कुछ राइट्स जो है वो प्रोटेक्शन, मतलब उनको प्रोटेक्शन करने का ये किया है बीएनएसएस में। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात किए गए थे, राइट, कि क्या क्या राइट्स हैं उनके पास। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, 6 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, तो बैक ऑफ योर माइंड कौन से ऐसे राइट्स है जो आप ऐसे अभी बता सकते हो, चलो जल्दी फटाक से, जितने भी अगर राइट्स अगर आपको याद है, कि अगर आपको कोई जेल में पकड़ के लेके जाता है एंड यू आर एन अक्यूज्ड पर्सन, व्हाट डू यू थिंक तुम्हारे राइट्स होंगे, कौन से राइट्स होंगे तुम्हारे, जल्दी कौन आंसर करेगा, चलो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। नो ग्रेटर, राइट टू लाइफ, वेरी गुड। आर्टिकल 20 हाँ एक मिनट ना शशिकला जी, मयूरेश आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है कि ग्रेटर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, सेकंड पार्ट है कि भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका राइट्स होते हैं, वेरी गुड। हाँ शशिकला जी, हम यही बोले थे, राइट टू लाइफ अपना राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। और क्या है, और क्या राइट है अक्यूज्ड के पास? right to fair trial. राइट टू व्हाट? Fair trial. फेयर ट्रायल, यस, बरोबर। जो आर्टिकल 20 का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, दैट इज कि कोई बायस नहीं होना चाहिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये तो बात की बात है। अभी आपको मैं पकड़ के जेल राइट में टू फ्रीडम, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, मैं तो आपको लेके गई हूँ, आप अक्यूज्ड हो, मैंने आपको जेल में डाला है। Right to know the charges which are framed to him. वेरी uh, गुड श्रद्धा मैम, for लाइक him. यही तो हमने स्टार्टिंग से बोल रहे थे ना, कि भाई अगर आपको पकड़ के कोई जेल में लेके जा रहे हैं, मैंने बच्चे का भी एग्जांपल दिया कि आप अपने बच्चे को खाना नहीं दे रहे हो, रूम में बंद कर रहे हो, तो वो भी एक बार आपको पूछेगा कि भाई मम्मी मैं काय के लाए, ठीक है, मैंने ऐसे क्या किया है कि आप मुझे ये सजा दे रहे हो, ठीक है। हमारे में क्रिश्चियनिटी में अगर आप मतलब आपने कभी देखा हो या पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा हो, तो जब जीसस को क्रूसीफाई किया जा रहा था, ठीक है, तो एक बार वो भी माउंटेन पे जाके गॉड को पूछते कि मैंने ऐसा क्या किया है, कि मैं ये इतनी भयानक पनिशमेंट डिजर्व कर रहा हूँ, राइट। तो राइट ऑफ योर अरेस्ट, राइट, लाइक एवरीवन शुड नो कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द राइट। और क्या राइट्स है आपके, और क्या राइट चाहिए आपको?
सारे डीके बासु को याद करो। राइट टू टेक द लीगल 24 घंटे के हेल्प अंदर उनको पर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाए, उनके रिलेटिव्स को बताया जाए। वेरी गुड। रिलेटिव्स को बताना कि उसको पकड़ा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन को बताना कि भाई तुम्हारे बंदे को हमने यहाँ यहाँ पकड़ा है, उसको फ़ोन कॉल करने देना, अगर उसको किसी को फ़ोन कॉल करना है तो उसको अगर अपने लॉयर को बुलाना है तो लॉयर को वो बुला सकता है। लॉयर अगर इंटरोगेशन में रहना चाहे तो इंटरोगेशन के टाइम पे लॉयर हो सकता है वहाँ पे। कंसेंट विथ लॉयर क्या होता है मयूरेश? आई डोंट नो दैट। अच्छा, काउंसिल विथ लॉयर, हाँ, अपने लॉयर से काउंसिल कर सकता है, ठीक है। और अगर और क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं 24 घंटे में, जैसे शशिकला जी बोली कि मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना है। अगर उसको कस्टडी में रखा जाता है तो एवरी 48 आवर्स में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वापस से होता है। ये सारे जो डीके बासु के गाइडलाइंस है, ये सारे राइट्स ऑफ अक्यूज्ड है, याद रखना, ठीक है। और इसमें और आप ऐड कर सकते हो आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ठीक है, कि भाई उसका फेयर ट्रायल हो, उसका बायस नहीं हो, ऑडियल ट्रम्पार्टम हो, उसको डबल जेओपर्डी नहीं हो, ग्रेटर पनिशमेंट नहीं हो, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के उसको पकड़ा नहीं जाए, उसको जेल में मतलब उसका डेथ ना हो जेल में, ठीक है। तो ये सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है। वेरी गुड, ठीक है। और उसका फोर्स कन्फेशन ना हो, ठीक है, तो उसको फोर्सफुली उसका कन्फेशन ना कराया जाए, ठीक है। तो ये भी उसका राइट में आता है। वेरी नाइस। तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत ही लैंडमार्क केस है, ठीक है। अगर लैंडमार्क केसेस हम देखने जाए कि सीआरपीसी या बीएनएसएस के लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, तो डीके बासु एक लैंडमार्क केस आता है, जोगिंदर कुमार भी एक लैंडमार्क केसेस में आता है। देखो, डीके बासु ने गाइडलाइन बताया कि अरेस्ट कैसे कैसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होनी है। जो जोगिंदर कुमार का जो केस है ना, इन्होंने ये बोला कि जैसे कि श्रद्धा मैम ने बोला कि इन्होंने एम्फसाइज किया इस चीज पे कि जिसको भी तुम पकड़ रहे हो, ठीक है, वो तुम पूरा प्रोसीजर करो, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा करते रहो, लेकिन सबसे मेन जो उस बंदे को पता होना चाहिए, जो तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, और वो है द राइट टू नो द रीजन ऑफ द अरेस्ट, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, ठीक है। दिस इज, जैसे बोलते हैं ना कि जब हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया था तो हमने बोला था कि मॉर्गेज में एक राइट ऐसा होता है जो राइट आप उससे छीन ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप मॉर्गेजर से वो राइट छीन ही नहीं सकते हो, और वो राइट कौन सा होता है? राइट ऑफ रिडेम्पशन का, कि अगर कोई चीज तुम किसी के पास गिरवी रखते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये हक जिंदगी भर रहता है कि अगर तुम चाहो तो, मतलब अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो, दूसरा कोई मॉर्गेज नहीं हो, तो कि तुम जब भी उसको वो पैसे लौटाओ जो पैसे उनसे तूने लिए हैं, तो उस बंदे को वो चीज तुम्हें लौटानी पड़ती है। तो कुछ ऐसे राइट होते हैं जो, मतलब, इट इज देयर विदाउट, इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, कि मतलब ये तो रहेगा ही, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ भी कोई भी केस हो, ठीक है, ये राइट कभी नहीं जाएगा। और जोगिंदर कुमार ने यही, इस केस में यही रीइटरेट किया गया था कि भले तुम कोई भी राइट उनसे छीन लो, ठीक है, दूसरे सारे राइट सेकेंडरी आते हैं, लेकिन ये जो राइट है कि रीजन टू नो द अरेस्ट, ठीक है, ये तो भाई उसको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और बीएनएसएस ने क्या किया, सीआरपीसी से एक कदम आगे जाके, तो उसने जो डीके बासु का जो मेमो प्रेजेंट करने वाला जो था ना, कि मेमो प्रेजेंट करना होता है, तो उसको उसने एक कदम आगे लेके जाके, it said that when you are giving the reason of arrest, it should be a detailed explanation of the arrest in writing, ठीक है, ऐसे नहीं ओरली पकड़ के, हाँ चला चला सुनील सर, आज आज जायचं काम आलाय तुम्हाला, चला, ठीक है, ऐसे करके लेके नहीं जा सकते, ठीक है, यू हैव टू हैव समथिंग इन राइटिंग, ठीक है। सो ये भी इस केस में एम्फसाइज किया गया था, और बीएनएसएस ने उस केस को के जो फाइंडिंग्स है या जो जजमेंट है उसको बीएनएसएस में हमने अभी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 4 बेल एंड बॉन्ड्स,
तो हमने याद है हमने जब बताया था कि 5 ऐसी चीज़ें जो बीएनएसएस ने ज़्यादा की है, डिफरेंट की है सीआरपीसी से, तो उसमें बेल एंड बॉन्ड था कि जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस, टेररिज्म, इन सारी सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है, इनको बेल मत दो। ठीक है, इनके बेल के प्रोविजन जो है या तो नहीं दो, या तो अगर दे रहे हो तो सिक्योरिटी ज्यादा ले लो। तो इनके प्रोविजंस बदल दिए, पहले ऐसा नहीं था। सीआरपीसी को अगर तुम कंपेयर करो ना, सीआरपीसी के बेल के प्रोविजंस में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम था सब क्राइम के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्राइम के कैटेगरी और रिपीटेशन के हिसाब से उस बेल के प्रोविजंस को बदला गया है बीएनएसएस में। तो ये एक नया चीज आ गई है। ओके, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सीआरपीसी। एंड इसका मेन एम क्या है? इसका एम यही है कि वी वांट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ बेल। ठीक है, बेल को मतलब इनका अब्यूज ना हो, हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। यू हैव टू इवेल्युएट द पोटेंशियल थ्रेट टू द सोसाइटी एंड द विक्टिम बिफोर ग्रांटिंग बेल। ठीक है, टू एंश्योर द पब्लिक सेफ्टी इज प्रायोरिटाइज। अगर कोई टेररिस्ट को तुम पकड़ते हो, अजमल कसब पकड़ा है तुमने, ठीक है, उसको बेल पे छोड़ दिया, वो जाके वापस से कहीं से AK-47 ले लेगा और वापस से गोली चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, सो रिमेंबर ऑलवेज, राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये फ्रेज हमने हमेशा हर जगह पे सुना है, राइट। तो इवन बेल के क्राइटेरिया में भी यही लागू होता है। ठीक है, उनको देखना होता है कि यार सच में लाइक ये बंदा बाहर जब जाएगा तो कुछ मतलब कुछ गलत नहीं करेगा, बिकॉज इट हैज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। ठीक है, कोर्ट जो है, देखो जजेस बोलते हैं कि अक्यूज जो है, तुम गिल्टी हो, तुम्हारे राइट्स हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा हमें उन लोगों की पड़ी हुई है जो एक्चुअली इनोसेंट पब्लिक है। ठीक है, उनकी हमें ज्यादा पड़ी हुई, बिकॉज वो लॉ को फॉलो करते हैं। एक बंदा जो है वो सुबह को उठता है, काम पे जाता है, ठीक तरह से पैसे कमाता है, सैलरी लेता है, अपने बच्चों की केयर करता है, फैमिली की केयर करता है। ठीक है, वो लॉ को कभी नहीं ब्रेक कर रहा है। वी वी केयर मोर अबाउट हिम, राइट, कि कल उठ के तुम कहीं बेल पे चले जाओ और कहीं जाके उसका मर्डर ना कर दो। ठीक है, तो तुमसे ज्यादा हमें उसकी चिंता है। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ बेल, कि बेल को ऐसे ही जाके नहीं ले सकते हो। ठीक है, वरना तुम बेल ले लोगे और वापस गाड़ी चढ़ा दोगे 5 लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मोस्टली बेल नहीं देते हैं, बट बोलते ना कि हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते ही हैं, तो कुछ लोग प्रोविजंस का इस्तेमाल करके बेल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में कोई बीमार है, शादी है, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, मूवी कंप्लीट करनी है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करना है, तो इन सारी चीज़ों को लेके लोग बेल ले लेते हैं। देन केस लॉ, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई। इस केस में एम्फोसाइज किया गया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड सोसाइटल इंटरेस्ट इन ग्रांटिंग बेल। BNSS codifies the need to assess potential harm to the society। वापस इस केस में बहुत स्ट्रांगली बोला था कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए। हम मतलब ये सुनील जी, ये डिस्क्रिशन होता है। अब यहाँ पे देखो, डिस्क्रिशन है, ये जज का डिस्क्रिशन होता है। जज सारा फैक्टर्स देखेगा, सब कुछ देखेगा। तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहा है पहले, तुम अगर बाहर जाओगे तो क्या ये रिपीट करोगे, ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके फिर वो डिसाइड करता है तुम्हें बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी आ जाता है। बीएनएसएस ने थोड़ा सा डिस्क्रिशन को कम किया है। बीएनएसएस ने जज को थोड़े और क्राइटेरिया बताए हैं कि अगर ये क्राइटेरिया है तो आप नहीं दो बेल। ठीक है, या आप सिक्योरिटी बढ़ा दो। ठीक है, जैसे कि अगर टेररिस्ट है, ठीक है, तो आप नहीं दे सकते उसको बेल। ठीक है, तो थिंग्स लाइक दैट। तो बीएनएसएस ने उस चीज को कोडिफाई किया है ताकि वो सोसाइटी में जाके कुछ हार्म ना कर सके। चैप्टर 5 में क्या डिफरेंसेस किए हैं? ट्रायल्स के बारे में है चैप्टर 5। तो ट्रायल के प्रोसीजर में 2 मेजर चेंजेस लेके आए हैं। पहला, इट हैज फोकस्ड ऑन स्पीडी ट्रायल्स, कि जो विमेन है, चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन्स है, इनके जो केसेस से रिलेटेड केसेस हैं, इनको इनके ट्रायल्स जल्दी किए जाएं और इनको जस्टिस बहुत जल्दी मिल सके। और
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया है ट्रायल्स में. वी हैव टेकन लाइक टेस्टिमोनीज लेने के लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दिया है, या उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. डिजिटल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, रिमोट हियरिंग्स हुए हैं. ये सारा हम कर रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हाँ भाई कोई तो इंडिया के बाहर बैठा है या कहीं और बैठा है और वो यहाँ पे आ नहीं सकता और उसके टेस्टिमोनी की वजह से पूरा केस रुका पड़ा है. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने कुछ और प्रोविजंस भी डाले हैं. ठीक है, और इसी वजह से एविडेंस एक्ट भी बदला है, बिकॉज एविडेंस एक्ट में भी डिजिटल जो ये एविडेंसेस हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, डिजिटल सबमिशन हो गया डॉक्यूमेंट्स का, रिमोट हियरिंग्स हो गए, इनके प्रोविजन ऐड किए गए हैं जो पहले नहीं थे. ठीक है, पहले तुम्हें पुख्ता सबूत बोलते ना कि यार पुख्ता सबूत लेके आओ, जाओ पहले उस बंदे को लेके आओ जिसने क्या हाथ पे लिख दिया था कि तुम्हारा बाप चोर है. ठीक है, तो पहले उस बंदे को, वो विटनेस को, वो पुख्ता सबूत लेके आओ, तब जाके बात करो. तो सुना होगा राइट, मोस्ट ऑफ द मूवीज हैव दिस काइंड ऑफ डायलॉग. तो अभी हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया है. सो मैंडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द ट्रायल्स प्रोसीडिंग टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. तो हम डिजिटली भी उसको रख रहे हैं. इसका क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा अगर हम डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं ट्रायल प्रोसीडिंग्स का? क्या फायदा है ट्रायल प्रोसीडिंग्स का डिजिटल रिकॉर्ड क्यों रखना? अंदर Ma'am, it can be served for future references. सर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस एज वेल एज. देखो डॉक्यूमेंट का पता है सपन जी, एक जो प्रॉब्लम होती है हमेशा डॉक्यूमेंट का, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, इज लाइक इट्स वन ऑफ इट्स कॉपी. ठीक है, लेस पेपर वर्क, हाँ, लेकिन लेस पेपर ये नहीं, मेनली द थिंग इज अबाउट रिलायबिलिटी, राइट. तो जब किसी चीज की एक कॉपी होती है, बोलते हैं ना कि मैं एक लौता बेटा हूँ. ठीक है, तो एक लौता बेटे का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको सारा लाड प्यार क्यों मिलता है? बिकॉज अगर वो मर गया तो और कोई बेटा है नहीं. ठीक है, और कोई बच्चा है नहीं माँ बाप के पास, तो उसको बहुत लाड प्यार से बड़ा करते हैं. ठीक है, वेरएज अगर मतलब ऑब्वियसली अगर 12 बच्चे भी हों तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं. बट व्हाट आई मेंट इज दैट ये जो डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग कॉपी होती है ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि यू कैन हैव कॉपीज लाइक इजी डेटा कलेक्शन होता है, इजी रेफरेंसेस भी होता है, प्लस तुम्हारे पास कॉपीज होती हैं. तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब जाके ऐसे डिलीट कर सकता है. डिलीट अगर हो भी गया तो आप रिट्रीव करा सकते हो वो डेटा. तो ये सारा चीजें हो जाती हैं. वेरएस अगर पेपर का कोई डॉक्यूमेंट हो, जला दिया, खत्म हो गया. ठीक है, तो और वैसे भी हमारे कोर्ट के अंदर अगर तुमने देखा हो तो वहां तो चूहे वगैरह तो बहुत होते हैं. केस के पेपर खा लिए. आपका केस क्या चल रहा है? अरे सर वो तो पेट में चला गया ना चूहे के, तो आप 5 साल के बाद आना, अभी अभी केस वापस से शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम डे 1. ठीक है, तो ऐसा सारा ना हो. ठीक है, तो डिजिटल कॉपी एक अच्छा हो जाता है. हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जैसे मयूरेश ने बोला, इट वाज द फर्स्ट केस दैट गिव यू अ राइट टू स्पीडी ट्रायल. और बीएनएसएस ने अभी उसी चीज को, उसके गाइडलाइंस को लेके टाइमलाइन पे स्ट्रिक्ट मैंडेट्स लगा दिए हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली आज के एक सेशन में हम ये सारे मैंडेट्स वगैरह पढ़ेंगे नहीं कि कौन सा टाइमलाइन है, कितने टाइम में करना है, सब कुछ, बिकॉज आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीएनएसएस ने क्या चेंजेस कराए सीआरपीसी से. तो ये जो स्टिकर मैंडेट्स हैं टाइमलाइंस पे, ठीक है, ये पहले नहीं थे, तो ये जो है वो इसने करा दिया है. ठीक है, बीएनएसएस ने करा दिया है. तो ये पढ़ लो मराठी में. ठीक है, इतनी मराठी मेरे पास है नहीं, मेरी बहुत कमजोर है मराठी. ओके, चैप्टर 6 डील्स विद अपील्स एंड रिविजन्स. अब इसमें क्या डिफरेंसेस कराए हैं, तो इन्होंने अपील का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करा दिया है कि देखो भाई, अगर इस कोर्ट में जाते हो नहीं मिलता तो उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाते हो, नहीं मिलता उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाते हो. तो ये सारा जो चीज है कि कैसे जा सकते हो, कितने टाइम में जा सकते हो, ऐसे नहीं कि जिंदगी में कभी भी जा सकते हो. तो एक टाइमली फैशन में आपको बता दिया है कि अपील कैसे करते हैं, अपील का प्रोसीजर क्या है, और अपील का टाइमलाइंस क्या है. ठीक है, तो ये सारा आपको बीएनएसएस ने स्ट्रीमलाइन कर दिया. ठीक है, जो सीआरपीसी में नहीं था. प्लस अपील्स आप डिजिटल भी फाइल कर सकते हो अभी. ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम क्या है अपील के लिए, रिवीजन के लिए, आप इजी एक्सेस होगा आपको.
आपको कम्युनिकेशन कोर्ट और लिटिगेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का भी इजी एक्सेस होगा। तो ये एक स्ट्रीमलाइन कर दिया है बीएनएसएस ने, जो सीआरपीसी में नहीं था। इसके वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ये स्ट्रीमलाइन किया है प्रोसेस का, अपील और ये सारा, तो इसकी वजह से जो माइनर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अगर लोअर कोर्ट में अगर छोटा मोटा चीज है और लोअर कोर्ट में हो रहा है सेटल, तो इस चीज को हम एनकरेज करा सकते हैं ताकि ये इसका बर्डन हायर कोर्ट पे ना पहुंचे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप लोअर कोर्ट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक्चुअली बीएनएसएस जो है ना वो एनकरेज कराता है कि अगर कोई सेटलमेंट है किसी माइनर डिस्प्यूट का और वो लोअर कोर्ट में हो सकता है। ठीक है, याद रखना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइनर डिस्प्यूट का सेटलमेंट एंड ऑल दैट, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात हो रहे हैं हम। ठीक है, जहां पे हम कंपाउंड कर सकते हो, हम सेटलमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बिग लाइक नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, कि हाँ लोअर कोर्ट में सेटल कर सकते हो करके। ठीक है, बट सेटलमेंट ऑल्सो मीन्स नॉट फॉर द डिस्प्यूट, बट सेटलमेंट कैन ऑल्सो मीन दैट आपका केस सुना गया लोअर कोर्ट में और लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया। ठीक है, और अगर अपील तो तभी होती है ना जब अगर आपको उसका फैसला नहीं मतलब सही लगा, तो अगर अपील नहीं करते हो तो वही फैसला मंजूर होता है। ठीक है, जो लोअर कोर्ट ने दिया है। ठीक है, वी हैव टू फॉलो दैट सेम रिजल्ट or the same order that the lower court has given. Okay, if you do not go for an appeal, if you go for an appeal or revision, then that's a difference. Who can tell me from our CPC class what is the difference between appeal, review, revision? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीन ही थे ना, अपील, रिव्यू एंड रिविजन। Who can tell me what is the difference? जल्दी से, क्या डिफरेंस है? बताओ बताओ, टेल। अपील क्या होती है? जब लोअर कोर्ट में कोई फैसला दे दिया, समथिंग लाइक कुछ कोर्ट का जो रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है, जजमेंट पास हो गया, उसके बाद आपके फेवर में नहीं आया, आपको हायर कोर्ट में जाना है, तो ये अपील होता है। ठीक है, रिव्यू क्या होता है? जब कोर्ट जो है वो अम, अपने जो दूसरे कोर्ट है जिसने फैसला दिया है, लोअर कोर्ट है, उसके फैसले को जब देखता है कि उसने सही दिया है कि गलत दिया, वो रिव्यू होता है। रिवीजन क्या होता है? जब कोर्ट अपने ही फैसले को वापस से रिविजिट करता है। ठीक है, या तो कोर्ट मतलब ओपन करता है अपने केस को वापस से और उसको देखता है कि उस टाइम पे शायद हमने गलत फैसला दिया, ठीक है, ये फैसला ऐसा होना चाहिए, तो ये रिवीजन होता है। ठीक है, एक मोहरा करके मूवी आई थी, तो मोहरा मूवी में अगर देखी हो किसी ने, तो सुनील शेट्टी का वो लोग रिवीजन कराते हैं, राइट? तो वो सेम कोर्ट जो होती है वो उसका केस वापस से ओपन करती है और बोलती है कि नए सबूत जो आए हैं, नए चीजें जो आए हैं, उसको बेसिस पे हमने क्या कर दिया, हमने इस केस को वापस से रिवाइज कर दिया। ठीक है, इसका फैसला हमने बदल दिया। गुड, नेक्स्ट चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में क्या डिफरेंसेस लाए हैं सीआरपीसी एंड बीएनएसएस में? विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, तो विक्टिम को प्रोटेक्शन भी देना है, ठीक है, पूरे ट्रायल के दौरान, ठीक है, और उसको कंपनसेशन भी देना है। ठीक है, कंपनसेशन किस चीज का? दो चीजों का कंपनसेशन, इन टर्म्स ऑफ इवन फॉर द क्राइम्स और द लाइक अगर उनको कोई मतलब नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई, प्लस जो उनको सपोर्ट की जरूरत है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो उसका भी देना है। हु रिमेम्बर्स कौन सा वो केस है जिसने सबसे पहली बार इस चीज के बारे में बात की थी कि जो एसिड अटैक्ड विक्टिम है उनको कंपनसेशन देना चाहिए, और कंपनसेशन उनका जो मेडिकल सपोर्ट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको भी कवर करने के लिए होना चाहिए? कौन सा वो केस था? हु रिमेम्बर्स द लैंडमार्क केस? ये मत बोलो कि दीपिका पादुकोण को जाके पूछ के आती हो। मैम लक्ष्मी। यस, वेरी गुड, लक्ष्मी वर्सेस योमिनी खुली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कुछ लैंडमार्क केसेस है ना, तो आपको
हमेशा याद रखने चाहिए। वेरी नाइस। तो लक्ष्मी जी का जो केस था ना, उसमें उन्होंने एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में बात की थी कि ऑब्वियसली दो प्रोविजंस भी ऐड हुए थे आईपीसी में, जहाँ पे हम एसिड अटैक विक्टिम को वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में डाला गया था। हमने उसमें डाला था 326 में कि इट कॉजेज ग्रीवियस हर्ट फेस पे या कहीं पे भी एसिड डालना, जिसके वजह से द पर्सन वुड बी इन पेन एंड ऑल्सो डिसफिगरमेंट हो जाएगा, तो इसको ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, तो इसी केस में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने मेडिकल कंपनसेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, डीके बासु में कस्टोडियल वायलेंस में कंपनसेशन के बारे में बात हुई थी, और लक्ष्मी के केस में मेडिकल कंपनसेशन इन केस ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स, उनके बारे में बात हुई थी। ठीक है, वेरी गुड। एनोनिमिटी ऑफ फॉर विक्टिम्स, तो सारे जो सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइक जैसे कि हम निर्भया बोलते हैं, विशाखा बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये उनके एक्चुअल नेम को एनोनिमस रखने के लिए होते हैं। याद रखना, अगर आपने वो नाम कहीं पे भी बोल दिया तो आईपीसी में आपकी सजा है। तो उस टाइम पे तो 228 था आईपीसी, अब तो बीएनएस में चेंज हुआ होगा सेक्शन नंबर, बट यू कैन नॉट रिवील their आइडेंटिटी। So Nirbhaya case, so the BNS incorporates provisions to ensure a speedy trial and victim compensation in cases of sexual violence. Very good. So let's reiterate, मतलब let's put it together the difference between BNSS and CRPC. तो दोनों के बीच में जो differences है वापस से उसको वापस से रिपीट करते हैं। तो पहला, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हमने पहले से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सीआरपीसी जो था वो लोकल फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, सादे प्रोसेसेस एंड पे रिलाई करता था, जिसके डिपेंडेंट होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे डिलेज होते थे। ठीक है, बीएनएसएस ने क्या कर दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ गए। ठीक है, ताकि अरेस्ट से लेके ट्रायल तक आपके पास ई वारंट है, डिजिटल एफआईआर्स है, वर्चुअल हियरिंग्स हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है टेस्टिमोनियल्स की। ठीक है, रिमोट हियरिंग हो रही है। तो ये सारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कर दिया जो सीआरपीसी में नहीं था। ठीक है, दूसरा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तो सीआरपीसी में स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं थे कि भाई देखो इतने टाइम में करना है, नहीं किया जाएगा ना तो दूसरे अथॉरिटीज को दिया जाएगा, या अरेस्ट करना है तो इतने टाइम में तुम्हें 24 आवर्स में उसको पेश करना होगा, या ऐसे जो टाइम बाउंड डेडलाइंस है वो सीआरपीसी में नहीं थे। हमने अभी देखा कि बीएनएसएस में था। स्पेशली जो स्पीडी ट्रायल है उसमें हमने देखा कि विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन, जो वनरेबल पॉपुलेशन है, उनको उनके लिए स्पीडी ट्रायल रखा गया है ताकि उनको स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो फास्ट में मिले। बेल प्रोविजन, सीआरपीसी में कोई ग्रेटर लोअर ऐसा कोई सीआरपीसी में बेल का था ही नहीं। इट वाज कंप्लीटली एट अ डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्ट टू द जुडिशरी। तो अगेन जैसे मैंने सुनील जी को बोला, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी पे, मुझे देनी है तो देनी है बेल, मुझे नहीं देनी है तो नहीं देनी है, तो जज डिसाइड करेगा। बीएनएसएस ने ऐसा नहीं किया। बीएनएसएस ने स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजन रख दी है कि रिपीट ऑफेंडर हो, और अगर हीनियस क्राइम किया है, टेररिज्म में आते हो, सेक्सुअल क्राइम्स में आते हो, तो आपको बेल जो होगी जल्दी नहीं मिलेगी। दिस इज टू एंश्योर दैट यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज पब्लिक सेफ्टी। विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजन, सीआरपीसी में विक्टिम प्रोटेक्शन का कोई प्लान नहीं था। ठीक है, whereas we saw that BNSS gives protection to the victim's rights and also tries to give compensation, uh, support during the trial, and also tries to give anonymity. Anonymity पे बहुत ध्यान रखता है BNSS. Accountability and transparency. So in CRPC it relied more on manual processes. ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, राइट। लेकिन अभी जैसे हमने बोला, मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें पूछा कि डिजिटल रिकॉर्डिंग की क्या ज़रूरत है, तो डिजिटल रिकॉर्डिंग की ऑफ अरेस्ट की, ट्रायल की यही ज़रूरत है, बिकॉज हम कस्टोडियल ट्रायल और जो कस्टोडियल टॉर्चर और जो ट्रायल में
ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं, वो इंश्योर हो जाती है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है, हाँ ठीक तरह से चल रहा है, अच्छा सारे लॉज फॉलो हो रहे हैं, सारे लॉज फॉलो हो रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो डीके बासु के जब हमने फैक्ट्स पढ़े थे तो हमने यही देखा था कि जब डीके बासु ने वो बंदे को जब मारा, ठीक है, उसका जो मतलब उसको न्यूज़ पे पता चला कि वेस्ट बंगाल में कस्टडी पे बहुत बहुत लोगों को मारा जा रहा है, राइट? तो उसने क्या कर दिया, उसने पीआईएल फाइल कर दी और बोला कि ये मेरी रीट पिटीशन की तरह इसको पकड़ लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को एक मतलब लेटर भेजा कि तुम्हारे मतलब ऐसा ऐसा आया है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या चल रहा है अपने स्टेट में। तो उनसे लेटर क्या आया था, अगर आप लोगों को याद हो ये केस, तो उनसे लेटर ये आया था कि भाई नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे सब सही है, सब चंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेस्ट हो रहे हैं, अरेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ठीक तरह से सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा है, कोई कोई मर नहीं रहा है, सब कुछ एकदम सब प्रोसीजर एकदम फॉलो करके ही सब कुछ चल रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डिसमिस दिस पीआईएल, ठीक है, कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसने इस चीज को जिंदा रखा, वो बिहारी की मौत, ठीक है। तो एक वो बिहारी था ना जिसको बिहार में मारा था, तो जब उस बिहारी को बिहार में मारा, ठीक है, मतलब उसका नाम बिहारी था, ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरे जो लॉयर है उसने बिहार से सेम पीआईएल डाल दिया कि कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है करके, कस्टोडियल डेथ हो रहा है। तब जब दूसरा पीआईएल आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई एक स्टेट में नहीं हो रहा है, ये तो इंडिया के हर स्टेट में हो रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है, आर्बिट्रेरीनेस दिखा रही है। तब उन्होंने जाके क्या कर दिया, सारे स्टेट्स को, जो मेजर स्टेट्स हैं, उनको लेटर भेज दिए कि भाई तुम अपने स्टेट में देखो कि क्या क्या चल रहा है, और तुम एक गाइडलाइन या कुछ तो लेके आओ जिससे पता चले कि भाई तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है। और किसी को अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, किसको किया था, क्या नाम याद है? सिंघवी, याद है? सिंघवी को अमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया था, राइट, कि भाई कोर्ट की मदद करने के लिए, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस वाले हो या सिस्टम वाले हो, वो अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है नहीं, ठीक है, कहाँ पे क्या चल रहा है कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे करके इट्स वेरी इजी एस्केप फॉर देम, और ये इजी एस्केप ना हो सके, चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंट हो सके, इसलिए अभी उन्होंने डिजिटल रिकॉर्डिंग लाना शुरू कर दिया है, ताकि जो कन्फेशन अगर हो रहा है, अगर कोई कन्फेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो बंदा ये ना मतलब बंदा बंदे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि टॉर्चर करके भाई कि बोल 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 कि तूच वाग है, तूच वाग है, ठीक है। वो स्टोरी सुनाई थी मैंने तुम्हें कि वो कुत्ते को मार रहे थे और उससे कबूल करवा रहे थे कि बोल बोल, कबूल कर कबूल कर कबूल कर के तूच वाग है, तूच वाग है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, राइट, आपने मूवीज में देखा होगा, जोक्स अपार्ट, कि बहुत सारी टाइम पुलिस वाले जो होते हैं वो टॉर्चर करते हैं, और कुछ चीज़ जो आपने नहीं की होती है वो आपसे जबरन लाइक इनवॉलेंटरली कन्फेस कराते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होने के लिए वी ऑल्सो हैव द डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ द अरेस्ट एंड द ट्रायल, ठीक है, तो जिससे हम ये टॉर्चर को कम कर सकें, एंड इट इज़ मैंडेटरी, बीएनएस ने मैंडेटरी कर दिया ये। तो हमने ये 5 चीज़ें देखी, वापस मैंने रिपीट किया ताकि आप लोगों को समझ सके कि what is the difference that came about. So BNS focuses on citizens' right with law and enforcement needs. देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई पुलिस में या कोई लॉ के पास जाना नहीं चाहता, क्योंकि भरोसा उठ चुका है पब्लिक का सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम हमारे लिए कुछ करेगी, लॉ कुछ सही है। तो ये भरोसा वापस रखने के लिए, वापस दिलाने के लिए बीएनएसएस ने बहुत चेंजेस करवाए हैं, जिसके वजह से वो चाहते हैं कि आप लॉ का सहारा लो, यू टेक द हेल्प ऑफ द लॉ, ठीक है, यू कीप कॉन्फिडेंस इन द लॉ, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि पुलिस अपनी मनमानी करेगी, स्लो ट्रायल नहीं होगा, विक्टिम को एडिक्वेट सपोर्ट मिलेगा। पहले विक्टिम ब्लेमिंग हुआ करता था,
तो विक्टिम ब्लेमिंग भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ें BNS is trying to improve, okay, and that's why we are going on the BNSS now. अब I am going to now, हमने पढ़ लिया, हमने डिफरेंसेस देख लिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े से सिचुएशन एनालिसिस क्वेश्चन करें, ज़्यादा नहीं, 4-5 ही हैं। सो आई वांट अ वॉलंटियर। कौन है जो, आई नो टाइम ज़्यादा हुआ होगा वहाँ पे, बट इफ एनी वन ऑफ यू गाइज कैन रीड, कौन रीड कर देगा? चलो जल्दी, कोई भी रीड कर सकता है जो अपना माइक अनम्यूट करे। A person is arrested by the police without a valid arrest warrant and is not informed of their rights. क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन देखो आपको, और ये क्वेश्चन हमेशा आई डोंट नो Exactly. कैसे आपको ही आता है। तो श्रद्धा मैम, आपको एग्जाम में भी लगता है यही क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आप हमेशा आपके नसीब में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक बोलते हैं ना कि नसीब, देखो सबसे पहले जो आर्बिटरी अरेस्ट का क्वेश्चन आया वो आपके नसीब में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, अंडर BNSS व्हाट आर द सेफगार्ड्स इन प्लेस टू प्रिवेंट सच सिचुएशन एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो ऐसे क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी जिसको आपको लगता है कि यार ये BNSS ने रखे हैं, जिसके वजह से जो लोग हैं, जो अरेस्टी हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी? मनमानी अटक, ठीक है। BNSS अंतर्गत अशा परिस्थितींना रोखण्यासाठी कोणते सुरक्षा उपाय आहेत आणि अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार काय आहेत? कौन आंसर करेगा ये? जल्दी। मराठी करिता धन्यवाद सोनल मैम। हाँ, मैं बोली मैं मराठी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी थोड़ा बहुत, थोड़ा चुटकू मुटकू पढ़ लेती हूँ मैं। मुझे ये भी पता है कि BNSS के आगे जो लिखा है उसको प्रश्न बोलते हैं, ठीक है, मतलब दैट्स हाउ इट्स रिटन। हाँ प्रतीक्षा, काय आहेत अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार आणि काय सुरक्षा उपाय आहे? सो इफ समवन इज अरेस्टिंग यू, ठीक है, तो BNSS का हमने क्या देखा था? प्रतीक्षा ने हाथ ऊपर करके चली। सोनल मॅम, हाँ बोला ना। अटक केल्याचं कारण दाखवावं लागेल पोलिसांना, वॉरंटचं कारण, बरोबर मतलब मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं वो उनको दिखाना पड़ेगा। बरोबर, और पूरा दूसरी बात है, रेटिंग होना चाहिए। मुझे मेरा वकील लेने के लिए वो कर सकते हैं मुझे, क्या बोलते हैं, जामीन बेल बॉन्ड के लिए मुझे एडवोकेट मिलने के लिए मुझे सहायता करेंगे पुलिस लोग। वेरी गुड। चलो अभी आपने माइक अनम्यूट किया तो ये भी पढ़ लो मराठी में, क्या लिखा है? हाँ, एक मिनिट हा. हम्म, हाँ, BNSS आदेश देते की प्रत्येक अटकेसोबत वैध वॉरंट असणे आवश्यक आहे. अज्ञात प्रकरणामध्ये आणि वो तो हाईड हो गया अटक। केलेल्या व्यक्तीला, हम्म, अच्छा, आणि अटक केलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या अटकेचे कारण आणि कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या अधिकाराची माहिती त्वरित दिली पाहिजे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अटक देखील व्हिडिओद्वारे रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे. ठीक है। अच्छा, मतलब ये अभी नया हो गया है। हाँ, हाँ, देखा, तो 3 चीजें यहाँ पे हमने देखी। क्या? पहला तो उसको बताओ कि भाई अरेस्ट का कारण क्या है, क्या कारण के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो उसको मतलब अगर काउंसलिंग चाहिए, लीगल काउंसिल चाहिए या किसी का, तो उसका सलाह लेने का उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड, वो जो अरेस्ट हो रहा है तो अरेस्ट पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मैंडेट इज। सो BNSS mandates that every arrest must be accompanied by a warrant in non-cognizable offenses, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल बोल रहे हैं, हाँ, कॉग्निजेबल में वारंट की जरूरत नहीं होती है, मैंने बहुत बार बोला ये। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट की जरूरत होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर द अरेस्ट। Third, they must have the right to legal counsel immediately. And fourth, the arrest must also be recorded via video to ensure transparency, ठीक है। So very good। चलो
एक चीज तो हमें समझ में आई, बीएन विशाल जी समजला ना की काय डिफरन्स आहे तुमचा पहिला बीएनएसएस आणि सीआरपीसी मध्ये. ठीक आहे, हा एक हो डिफरन्स. हो मॅम हो मनमानी कमी झाली. ठीक है, दूसरा बघूया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्या हुआ. कौन क्वेश्चन पढ़ेगा सेकंड वाला? मी पढू का? हाँ वो तो. मराठीमध्ये करू? नाही नको. ओके. Scenario 2, delay in trial for a heinous crime. A woman files a case of sexual assault, but the trial is delayed for years, causing her emotional and financial distress. Question क्या है? How does BNSS address delay in trials, especially for heinous crime? क्या करने के लिए बोला है हमने कि अगर लेडीज की तरफ अगर कोई अ, गलत चीजें होती हैं, ठीक है, तो क्या क्या मतलब है ना, जैसे बोले ना जघन्य गुना, तो जघन्य गुना अगर होता है, ठीक है, या तो ऐसे केस में बीएनएसएस ने क्या दिया है, क्या क्या बोल रहा है बीएनएसएस? अभी हमने देखा कि बीएनएस क्या बोल रहा था, विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, जो भी वनरेबल लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए अगर उनके उनके उनसे रिलेटेड कुछ क्राइम होता है तो क्या करना चाहिए? विशाल बदलापूर प्रकरण वाला करना चाहिए. बदलापुर प्रकरण जल्दी करना चाहिए, राइट? स्पीडी ट्रायल की मांग. स्पीडी ट्रायल. ठीक है, कि स्पीडी ट्रायल करना चाहिए अगर इनका, ताकि इनको जस्टिस बहुत जल्दी मिल सके. ठीक है, विशाल जी पढ़िए मराठी में, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. आंसर पढ़िए. हाँ मॅम. BNSS अंतर्गत साठी कठोर टाइमलाईन लागू केल्या आहेत. चाचण्या पूर्ण करणे, विशेषतः लैंगिक हिंसा, मुलांविरुद्धचे गुन्हे आणि असुरक्षित व्यक्तींच्या प्रकरणांमध्ये जलदगती न्यायालये अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनिवार्य आहेत, जेणेकरून न्याय जलदपणे दिला जाईल. याशिवाय खटल्या दरम्यान पीडितांना नुकसान भरपाई व कायदेशीर समर्थनासाठी तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या जातात. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैंने उसको पॉइंटर्स में रखा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि कंप्लीशन ऑफ ट्रायल हो. ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिए गए हैं कि इतने टाइम में इनका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए. सेकंड, फास्ट ट्रैक कोर्ट रखे गए हैं ताकि आपको जस्टिस जल्दी मिल सके. एंड थर्ड, हमने देखा कि विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जाएगा, लीगल सपोर्ट भी दिया जाएगा. विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज भी नहीं होगी, अनोनिमिटी होगी, और अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें हमने स्पेसिफिकली उनके लिए की गए हैं. निर्भया केस के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, कि इसी केस में देखो, वापस मैं बोल रही हूँ कि जो केस ने स्पीडी ट्रायल की मांग की थी वो था हुसैनारा का केस, लेकिन जिस केस ने स्पीडी ट्रायल इन्वॉल्विंग विमेन, हिनियस क्राइम इन्वॉल्विंग विमेन की मांग की थी, वो था निर्भया का केस. कि उन्होंने बोला था कि कभी भी ऐसे हिनियस क्राइम होता है जिसमें गैंग रेप और फीमेल इन्वॉल्व हो, तो ऐसे केस को डिले नहीं करते, उनका ट्रायल जल्दी जल्दी होता है ताकि जस्टिस जल्दी डिलीवर हो सके. ठीक है, फिर भी उनको 8 साल लग गए थे. 2012 में केस हुआ था और 2020 के मार्च में उनको फांसी दी गई थी. सो स्टिल इट इज 8 years, बट इट वाज quicker than most of the rape cases that we had seen before. ठीक है, तीसरा सिनेरियो, बेल अप्लीकेशन बाय रिपीटेड ऑफेंडर. तो हमने ये देखा था, राइट? तो केस अगर अगर आपके पास फैक्ट आता है कि अ पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल वायलेंट ऑफेंसेस अप्लाइड फॉर अ बेल इन अ न्यू केस ऑफ असॉल्ट. क्वेश्चन आपको ये है, हाउ डज बीएनएसएस ट्रीट बेल एप्लीकेशन फॉर रिपीट ऑफेंडर्स एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सीआरपीसी? क्या डिफरेंस था हमने देखा था. सीआरपीसी क्या कर रहा था? सबको बेल दे रहा था, सबको नहीं दे रहा था, बट वो जज के डिस्क्रिप्शन पे रख रहा था कि तू डिसाइड कर किसको देना है किसको नहीं देना है. ठीक है, तू सारा देख ले, कौन सही है कौन गलत है, कौन बाहर जाके पब्लिक सेफ्टी में मतलब किसी को मारेगा पीटेगा, इस हिसाब से बेल कर, राइट? वेरएज बीएनएसएस ने क्या कर दिया, बीएनएसएस ने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं भाई ये चीजें होंगी तो ऐसे ऐसे गाइडलाइंस फॉलो होगा. ठीक है, तो अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, सो बीएनएसएस हैज स्ट्रिक्टर प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग बेल टू रिपीटेड ऑफेंडर्स इन केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्राइम्स सच एज मर्डर, रेप, terrorism. Bail is harder to obtain, and courts must consider the offender's criminal history before granting bail.
The focus is on ensuring the public safety is not compromised, and unlike CRPC, which gave more discretionary power to the judiciary system, जज को ज़्यादा पावर थी CRPC में, BNSS में ऐसा नहीं था. केस भी हमने देखा था संजय चंद्रा वर्सेस CBI, जिसमें उन्होंने यही बोला था कि एक बैलेंस मेंटेन करना है. ठीक है, अब हमें अक्यूज के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, एज वेल एज हमें पब्लिक सेफ्टी के बारे में भी सोचना है. तो एक बैलेंस मेंटेन करना है जब हम बेल ग्रांट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इस केस में हाईलाइट किया गया था. डिजिटल एविडेंस इन साइबर क्राइम, तो हमने देखा था कि CRPC में ये नहीं था, ये अभी आ गया BNSS में. सो अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ साइबर फ्रॉड, बट द पुलिस फेल्स टू कलेक्ट प्रॉपर डिजिटल एविडेंस, लीकिंग टू अ वीक केस. तो डिजिटल एविडेंस नहीं मिला. तो क्वेश्चन आपका ये आता है, व्हाट प्रोविजन डज BNSS हैव फॉर हैंडलिंग एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस, एंड हाउ डज इट एंश्योर दैट द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ सच एविडेंस. तो साइबर क्राइम इज समथिंग दैट CRPC में नहीं था, BNSS में उसके प्रोविजंस ऐड किए गए हैं. दैट्स हाउ BNSS डिफरेंस फ्रॉम CRPC. तो BNSS mandates the proper handling, collection and admissibility of digital evidence during investigation. तो सारे डिजिटल एविडेंस को आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कैसे हैंडल करोगे, कलेक्ट करोगे, उन सबका प्रोसीजर BNSS ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है. इसीलिए इफ यू वांट टू रीड इट, समटाइम्स व्हेन यू हैव टाइम, रीड द बेयर एक्ट. तो बेयर एक्ट में आपको दिखेगा कि प्रोसीजर को एकदम डिटेल में समझाया है कि कैसे करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एविडेंस को कैसे हैंडल करते हैं, कलेक्ट करना है, एडमिस कौन सी चीज़ें, लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप पढ़ोगे कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है, कौन सी एविडेंस को आर एडमिसिबल इन द कोर्ट एंड विच आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर है कि कन्फेशन जो आप पुलिस कस्टडी में देते हो, दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट. ठीक है, तो कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होते हैं, जो भी पुलिस स्टेशन में कन्फेशन दिए जाते हैं. याद रखना, अनलेस इट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. अगर मैजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद हो और उसके सामने कन्फेशन दिए जाते हैं, तो फिर वो एडमिसिबल हो जाते हैं, वरना वो एडमिसिबल नहीं होते, भले आप कितना ही टॉर्चर वॉर्चर करके क्यों ना कन्फेशन ले लो. It emphasized the use, BNSS emphasized the use of technology in maintaining the chain of custody for digital evidence, ensured that it is not tampered with. सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई कोई चीज़ पे टैम्परिंग ना हो. पेपर डॉक्यूमेंटेशन पे चीज़ें, अलग चीज़ें हो सकती है, राइट. जैसे हमने बोला, देयर कुड बी टैम्परिंग ऑफ द एविडेंस एंड विच वी वांट टू अवॉइड. तो BNSS वो कर रहा है, BNSS वो अवॉइड कर रहा है, या वो प्रोसीजर बता रहा है जहाँ से, जैसे अगर इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसीजर ऐसी तरीके से हो, एविडेंस का कलेक्शन, ये वो सारा, तो हम ये सारे एरर्स जो होंगे, ठीक है, और टैम्परिंग ऑफ एविडेंस जो होगा, उसको कम करा सकते हैं. It also talks about the courts that they are required to accept digital evidence in accordance with the established procedures, making it easier to prosecute cyber crime. तो साइबर क्राइम में बहुत सारे डिजिटल एविडेंस होते हैं, राइट. अगर किसी ने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर दिया, ठीक है, और पैसे ले लिए, या कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन ले लिया, ये साइबर क्राइम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इसमें तुम पेपर डॉक्यूमेंट क्या लेके आओगे. तो BNSS ने इस बात को समझा, और BNSS जो नया कोड बना है, तो उसमें उन्होंने साइबर क्राइम को, दे हैव टेकन इट एज अ डेफिनेशन ऑफ लाइक विद इन अ क्राइम, एंड दे हैव सेड कि इसके रिगार्डिंग जो भी डिजिटल एविडेंस दिए जाएंगे, उसको भी हम एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कर लेंगे. द केस Anwar PV versus PK Bashir. The Supreme Court ruled on the admissibility of digital evidence under the Indian Evidence Act. ठीक है, तो बेसिकली इस केस में यही बोला गया था कि कौन सी चीज़ें, स्पेशली डिजिटल एविडेंस में कौन सी चीज़ें हैं, लाइक क्या डिजिटल एविडेंस कैन बी टेकन एज एन एविडेंस. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में उसका जिक्र नहीं था पहले, कि डिजिटल एविडेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. अगर आप 65 एंड 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, जो एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है, तो उसमें इतना उसका इंफॉर्मेशन नहीं था. एंड दैट इज द रीजन वाई हमारा CRPC सिर्फ नहीं बदला है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी बदल गया, बिकॉज उनको समझ में आया कि एविडेंस जो होता है वो डिजिटल भी हो सकता है, राइट. सो यू हैव टू, in this digital age, you have to incorporate some laws which is related to technology and digital platforms,
into our laws. तो इसी वजह से ये चेंज किए गए. तो BNSS reinforces this ruling by mandating the use of authenticated digital evidence in criminal proceedings. तो इस केस में उन्होंने बोला था कि डिजिटल एविडेंस को हम यूज करेंगे. ठीक है, BNSS ने सिर्फ इस चीज को मतलब रीइटरेट करके उसको डाला है. याद रखना गाइस, BNSS में जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, डिफरेंसेस मेजरली हम क्या देख रहे हैं कि डीके बासु का केस हुआ, गाइडलाइंस दिए गए अरेस्ट के लिए. तो BNSS ने सोचा कि यार अब वो गाइडलाइंस के लिए तुम्हें केस के पास जाना होता है, वो सारा देखना होता है, क्यों ना उसको लॉ ही बना दे. ठीक है, तो उन्होंने वो अरेस्ट के गाइडलाइंस और सारा प्रोसीजर सब कुछ क्या करना है वो इसमें लेके आ गए. ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि निर्भया का केस हुआ, हमें लगा कि स्पीडी ट्रायल चाहिए. ठीक है, विमेन के केस में स्पेशली हीनियस क्राइम होते हैं, तो वहाँ के गाइडलाइंस को देखने की जरूरत नहीं. अब BNSS ने उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है. मतलब एक ही लॉ में आपको सब कुछ मिल रहा है. ठीक है, आपको अलग अलग केस लॉज नहीं देखने पड़ रहे हैं. ठीक है, यू डो नॉट हैव टू रिफर टू द प्रेसिडेंट, you can just refer to the BNSS and it will give you the entire guidelines. Similarly, आपको अनवर के केस देखने की जरूरत नहीं है जब आप डिजिटल एविडेंस की बात करेंगे. BNSS has incorporated digital evidence into the law itself. तो एक्ट में ही डिजिटल एविडेंस को हमने लिया है. सो हाउ वी कैन यूज द डिजिटल एविडेंस और उनको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे. ये तो ऑब्वियसली आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देखोगे कि कौन सा एविडेंस इज करेक्ट एंड विच इज नॉट. बट एक बार वो ऑथेंटिकेटेड हो गया, ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने बोल दिया कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है फॉर एग्जांपल, और वीडियो रिकॉर्डिंग है, इट इज नॉट बीन टेम्पर्ड, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपको बोलेगा कि ये इसको इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एविडेंस हम तभी मानेंगे जब इसको टेम्पर्ड नहीं किया गया है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू लर्न इन द इंडियन एविडेंस एक्ट. CRPC का जो BNSS है वो सिर्फ इतना बोलेगा कि एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये ऑथेंटिक डिजिटल रिकॉर्डिंग है या डिजिटल एविडेंस है, तो इनको इस चीज को यू कैन टेक इन टू योर ट्रायल्स एज अ डिजिटल एविडेंस. ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो. विक्टिम्स राइट टू कंपनसेशन, हमने देखा कि BNSS ने क्या कर दिया, विक्टिम्स को कंपनसेशन के राइट्स भी जो हमने दूसरे सारे केसेस में देखे थे, लक्ष्मी का केस और दूसरे केसेस में, तो यहाँ पे दूसरे प्रेसिडेंट के केस में जाने से अच्छा है उन्होंने इसको लॉ ही बना दिया. So a victim of violent crime seeks compensation but finds the process too complicated under the previous CRPC framework. How does BNSS simplify the process of victim compensation and what new provisions are in place to protect victims' right? तो हमने देखे क्या क्या प्रोविजंस थे. BNSS adopts a victim-centric approach by establishing a victim compensation fund, and the court are required to award compensation in cases of violent crime, especially those involving women, children, and vulnerable individual. Vulnerable individual मतलब कौन होते हैं? Senior citizens होते हैं उसके अंदर. The process has been simplified by allowing victims to file for compensation directly through the digital portal, ensuring transparency and ease of access. ठीक है, तो वो compensation के लिए मांगेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी और उसको दे देगी. ठीक है, ताकि बीच में बोलते हैं ना कि वो जैसे पॉलिटिशियंस नहीं होते बीच में पैसा खा जाते हैं, कि एक्चुअली फंड इतने इतने आए थे. वो कौन सी मूवी थी, नायक मूवी, कि इतने फ्लैट आए थे 1180, और वो जो लोग रह रहे थे स्लम में उनको सिर्फ 20 मिलते हैं, बाकी सारे बीच वाले खा जाते हैं. तो ऐसा ना हो और ट्रांसपेरेंसी हो इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, इसलिए सारा उन्होंने प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइज कर दिया है कि तुम डिजिटल पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे और जो पैसे वगैरह होंगे वो तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे. So again, just to finish the differences between CRPC and BNSS, 5 मेन चीज कभी मत भूलना. डिजिटल इंटीग्रेशन, सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, डिजिटल FIR, डिजिटल केस रिकॉर्ड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट हियरिंग. ठीक है, तो सारा ठीक है. CRPC सारा पेपर वाला था, हमने सारा डिजिटल कर दिया है. ठीक है, EFIR, फिर हमने वारंट भी है, तो मोस्टली डिजिटल को हम यूज कर रहे हैं. सेकंड इज बेल प्रोविजंस, तो हमने देखा कि जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, हिनियस क्राइम्स जो कर रहे हैं, तो उनको
हमने क्या कर दिया, स्ट्रिक्टर बेल प्रोविजंस डाल दिए, whereas CRPC में it was lenient provisions and it was mostly on the discretion of the judiciary, जज के डिस्क्रिप्शन पे था. Victim centric provisions, we saw that victim now could have their rights and compensation. ठीक है, डिजिटली वो कंपनसेशन मांग सकते हैं और उनको मिलेगा भी, प्रोटेक्शन है उनका, एनोनिमिटी होगी. ठीक है, सीआरपीसी में ये सारा नहीं था. टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, बीएनएसएस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस देता है ट्रायल्स के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पेशली इन सेंसिटिव केसेस जो वुमेन से या अब्यूजल केसेस हैं, उनमें स्पीडी ट्रायल हमने देखा, निर्भया का केस देखा. ठीक है, सीआरपीसी में ऐसे कोई डेडलाइंस या गाइडलाइंस नहीं थे जो ट्रायल्स, स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं. And lastly, arrest procedures. So BNSS has more like transparency. डिजिटल वारंट को मैंडेटरी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, लाइक अरेस्ट की. कोई पोटेंशियल अब्यूज जो है रिड्यूस करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं. अगर कस्टडी में रखा गया है और उसको इंटरोगेट कर रहे हैं तो वो भी आपको वीडियो इंटरोगेशन करनी होती है ताकि आप उसको टॉर्चर ना करें किसी कन्फेशन के लिए. तो ये सारे प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं थे. ठीक है, सो दिस इज माय सेशन गाइस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो ये बेसिकली कुछ की डिफरेंसेस थे बीएनएसएस एंड सीआरपीसी में. एंड अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझा तो आपको ऐसे रात को मेरे ऐसे डरावने सपने आएंगे, आई नो वेर यू स्लीप. तो अगर इतना 2 घंटे का सेशन करके भी अगर आपको डिफरेंसेस नहीं समझे बीएनएसएस एंड सीआरपीसी के, और अगर मुझे ग्रुप में अगर ऐसा मैसेज मिला कि नहीं समझ में आया, तो केतकी आई नो वेर यू स्लीप. ठीक है, तो सबसे पहले आपको तुम्हें ही पकड़ूंगी मैं. ठीक है, मुझे पता है कहाँ पे सोते हो. ठीक है, सो थैंक यू गाइज. एंड जस्ट हमेशा याद रखना, जैसे एक चीज़ मुझे थैंक यू श्रद्धा जी. तो एक चीज़ मुझे 3 इडियट का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो एक डायलॉग वही होता है जो मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल मान के चलती हूँ कि अगर कोई सेशन अच्छा है या बुरा है, ये मैं उस चीज़ से जज करती हूँ कि अगर आपको लगे कि आज आपने अपना टाइम दिया तो कुछ नया सीखने को मिला जो आपको पहले पता नहीं था. ठीक है, देन फिर वो सेशन का कुछ मीनिंग निकलता है या कुछ मतलब निकलता है. कि अगर आपको लगे कि हाँ, ये 2 घंटे में जो आज आपने डिफरेंसेस देखे, तो आज अगर आपको कोई पूछे कल कि अरे यार सीआरपीसी पढ़ना है कि बीएनएसएस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, ये बीएनएसएस में क्या नया आया है, पुराने में क्या था, इसमें क्या नया है, तो एटलीस्ट आप ये आंसर दे सको कि भाई बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये 5 चीज़ें जो है ये बीएनएसएस ने इंट्रोड्यूस की है जो सीआरपीसी में नहीं थी. ठीक है, तो ये 5 चीज़ें, बाकी तो सेम चलता रहता है, लेकिन ये 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ें कौन सी हैं? तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, तुम्हारा विक्टिम का कंपनसेशन, स्पीडी ट्रायल, तुम्हारा बेल, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स को बेल नहीं मिलना. ठीक है, और अरेस्ट के गाइडलाइंस. ठीक है, और इंट्रोडक्शन. ये बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से बीएनएसएस ने कवर किए हैं जो सीआरपीसी में जो कम थे. ठीक है, कुछ कमी रह गई थी इसलिए तो हमें नया लाना पड़ा, राइट. तो ये चीज़ें, दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम टुडेज क्लास. ये मैं डाल दूंगी वेबसाइट पे, इसके स्लाइड्स मराठी में भी डाल दूंगी, विशाल जी एंड महेंद्र जी. तो आप चाहो तो मराठी में भी इसको रेफर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पढ़ते रहो, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी और सेशन लेने की सीपीसी, सीआरपीसी, पीआईएल एंड लेबर लॉ के. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय. थैंक यू मॅडम. थैंक यू. हॅलो मॅम, बोला ना विशाल जी, बोला. मी काय बोललो, मराठीमध्ये आपले नोट्स आहेत का अवेलेबल सीपीसीचे आणि लिबर लॉ, आयपीएल चे? आयपीएल नाही बाबा, पीआयएल नाव तरी बरोबर घेणार आहे. तेच आयपीएल